अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आपको सुनते गानों को समीना का सलाम, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा यही कहते हैं कि जरूर आइए, बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जो जिससे किसी की दिल आजारी ना हो। अपोजिशन वाले भी आइए, हुकूमत वाले भी आइए, बस लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिए। कॉलर के ऊपर कॉलर पे बात ना कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा अपने टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे बात कीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आज हम सबसे पहले यही बात करेंगे, जैसे एक बहुत बड़ी फनकारा, एक बहुत बड़ा समझे टैलेंट दुनिया से रुखसत हो चुका, क्या कहते हैं, लता मंगेशकर जो दुनिया से चली गई। एक बहुत बड़ा नाम था इंडस्ट्री में, इंडिया की इंडस्ट्री, क्या पाकिस्तान के लोग कितने फैन थे और सब जगह पूरी दुनिया में उनके बहुत सारे फैन थे। तो आज वो चली गई, तो आज उनके सिलसिले में हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। और जो उन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा, बहुत सारा टाइम गुजारा, दे आनंद साहब वो मेरे साथ मौजूद है, जिनको हम प्यार से अपने नाम से पुकारे जाते हैं, दादा के नाम से। तो वो मेरे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं आज प्रोग्राम के अंदर। जी जी, हेलो जी दादा। हाँ जी, देव चक्रवर्ती बोल रहा हूँ। देव चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद हैं और इनको हम दादा के नाम से कहते हैं, नाम लेते हैं इनका। तो इन्होंने बहुत सारा लता मंगेशकर के साथ टाइम गुजारा, तो थोड़ा उनकी बातें ये आपको बताएंगे, और आप लोग भी उनके बारे में कोई भी बात करना चाहते हैं या उनकी बहुत सारे लातादाद उन्होंने गाने गाए। तो देव साहब आप जरा बताएंगे दादा साहब के उन्होंने कितनी इंडस्ट्री में कितने अरसे वक्त गुजारा और आप उनके साथ कैसे रहे? मैं बहुत ही अच्छा लगा उनको, जी क्योंकि वो बहुत समझदार औरत थी। जी और दूसरी बात क्या है, उनका गायकी जो था, स्टाइल जो था, जी। वो स्टाइल अभी तक तो कोई पकड़ नहीं पाया। अच्छा, तो ये बताएंगे किस एज से उन्होंने गाना शुरू किया था? 5 साल उम्र था जब। ओ, 5 साल की एज से उन्होंने अपना स्टार्ट लिया था। तो बिल्कुल। आप कितने साल उनके साथ रहे? मैं देखिए, मैं 59-60 में बॉम्बे चला गया था कलकत्ता से। जी। उसके बाद मैं हेमंत दा, गीता दत्त, हम्म ये लोग का साथ था, फिर एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, किशोर कुमार, ये लोग का साथ था। तो लता जी का उठना बैठना ये लोग का साथ ही तो होता था। जी 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 जी। तो 5 साल की उम्र में आपको कुछ याद है कि उन्होंने सबसे पहले कौन सा गाना गाया था? वो जो भी गाए थे, खामोश है जमाना, चुपचाप है सितारे, आराम दे दुनिया, बेकर के दिल के मारे, ऐसे में कोई आज इस तरह नहीं है, जैसे कि चल रहा है मन में कोई हमारे, या दिल धड़क रहे जो गाना है जी। आएगा 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 आने वाला, महल बोल के पिक्चर हुआ था। जी महल में जो गाना गाया था काफी हिट हुआ था। जी। और ये महल का गाना जो है उनको बहुत पसंद था। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 5 साल की उम्र में उन्होंने गाने शुरू किए, उसके बाद उनकी जिंदगी का सफर शुरू हुआ, लातादात गाने उन्होंने गाए, बहुत सारे इंडस्ट्री को बहुत प्यारे गाने उन्होंने दिए, और बहुत कुछ करती थी वो खातून, काफी उन्होंने लोगों के लिए हेल्प भी की, सुनने में आता है। जी 12-13 साल में तो फुल फ्लेजेड गाना शुरू कर दिया था उन्होंने। जी 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 जी। उन्होंने पाकीज़ा मूवी के भी गाने गाए, बहुत बड़े बड़े मशहूर मूवीज के गाने दिए उन्होंने अपने अपने दौर में। जी। और उनका डेडिकेशन ऐसा था, सुबह उठ के वो पूजा करके माँ सरस्वती का सामने तानपुरा लेके बैठ जाती थी। 1-2 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद रिकॉर्डिंग में जाती थी। और एक चीज मैं बता रहा हूँ आज आपको जी शमीना जी, जी, ये चीज कभी कोई बोला नहीं आज तक, कोई भी मीडिया में नहीं आया जी। उन्होंने चप्पल बाहर खोल के फिर आइसोलेशन चैम्बर जिधर से रिकॉर्डिंग होता था उधर जाती थी।
अच्छा, दिलीप जबरदस्त। कुमार के साथ भी जब भी वो प्रोग्राम किया, चप्पल जूती कई प्रोग्राम में हमने बजा चुका उनका, चप्पल जूती वो पहन के बाहर छोड़ के भी जाते थे। कभी चप्पल जूती पहन के रिकॉर्डिंग में नहीं किया, ना रिकॉर्ड शो में गाना। यानी कि एहतराम करती थी हर चीज का। बिल्कुल एहतराम, मतलब ऐसे मतलब श्रद्धा जो है जी, उनका गाने में जो सजदा करती थी जी, वो अलग बात था। एक कोई सिंगर को हमने देखा नहीं आज तक। तो आपने कितना अर्सा उनके साथ गुजारा? मैं वो जो गाना था ना जी, उधर से शुरू किया था। जी, हेमंत कुमार का जो गाना था ना, जी, वो हेमंत कुमार का कोई 20 साल बाद का जो गाना था ना, जी, 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 वो अच्छा, वहां से आपने शुरू किया था। हाँ बिल्कुल 20 साल तो बाद। आपने कितना अरसे तक आप साथ रहे? हाँ जी, कितने अरसे तक साथ रहे? दूर कहे दिल जरा नैनन परवाने कहीं दूर, ये गाना से जी तबला बजाया था हमने। ओ जबरदस्त। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अब उन्होंने पाकीज़ा मूवीज के भी सारे गाने गाए। मेरे साथ 2-3 कॉलर हैं, मैं उनको भी ले लेती हूँ, आपके साथ प्रोग्राम में शामिल करती हूँ। हेलो जी, ये भी शायद लता मंगेशकर के बारे में कुछ बात करेंगे। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। दुनिया में जिंदगी की बाने बहारें देखने के बाद लाजवाल गीतों की खालत, सुरों की मक्कार, उर्दू जुबान की तरवीज का एक अहम किरदार, जी, मौसीकी की दुनिया में 72 साल राज करने के बाद ना इस दुनिया से चली गई। जी, लाखों साल उन्होंने राज, जी, लाखों गाने दिए। जी, अब दुनिया में मौसीकी की ये कुर्सी खाली रहेगी। जी, जब बिछड़े तो यादें रह जाती हैं, जब बिछड़े तो यादें रह जाती हैं, कुछ अधूरी बातें रह जाती हैं। जी, लता मंगेशकर ने म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया। तकरीबन 30,000 से ज्यादा गीत गाए, 8 दिहाइयों तक फन की हुक्मरानी की। आप देखें कि मौसीकी के हवाले से लता मंगेशकर हमारी जिंदगियों का एक खूबसूरत हिस्सा थी, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान, और साउथ अफ्रीका हो या श्रीलंका, हर जगह उनको जो है अपना बड़े शौक से सुना जाता था। तो अब ये है कि क्या हम दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के सिंगर के बारे में क्या ऐसे एहसास रख सकते हैं? तो यही उम्मीद है, यही एहसास है। यही सही बात है। देखिए ना कितना अच्छी गुलकार थी, वाकई में आपने सही कहा कि म्यूजिक में। जी, लता मंगेशकर का एक कॉल जो है उनकी शख्सियत की अक्कासी करता है। वो उनका ये कॉल है कि बचपन में इखलास देखने के बाद मैंने ये सीखा कि गरीब को कभी नजरअंदाज नहीं करना। उनके इस जज्बा को मैंने अपनी आंखों से भी देखा हुआ है। जी, 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 होता था तो वहाँ पे कंसर्ट हुआ, तो उस कंसर्ट में इनको अपना बुलाया गया। इन्हीं का एक्सक्लूसिव कंसर्ट था। तो इनके साथ जो कंसर्ट के प्रोमोटर थे वो क्योंकि हमारे दोस्त थे, उनसे अपना काफी वो थी गपशप होती थी। तो ये वहाँ के तकरीबन जितनी अमाउंट में इनका वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उस कंसर्ट के लिए, वो तकरीब बहुत बड़ी अमाउंट थी, यानी तकरीबन $1 लाख के करीब वो बनता था। तो ये वैसे इंतहाई सादा जिंदगी, मैंने वहाँ उनको देखा हुआ है 2 दफा ही, तो हमेशा सादे कपड़े पहनते थे। तो ये जब स्टेज पे आई तो उससे पहले जो इंतजामिया उन्होंने तकरीरें की अपनी, तो उसमें इंतजामिया ने पब्लिक को ये बताया कि हम ये कंसर्ट जो है यहाँ पे इंडियन स्कूल की एक नई ब्रांच खोल रहे हैं, उसकी फंड रेजिंग के लिए कर रहे हैं। तो ये जब तकरीरें खत्म हुई तो उसके बाद ये लता जी जब आई अपना स्टेज के ऊपर, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि इस पर्पज के लिए ये कंसर्ट हो रहा है, तो इसलिए अब ये मेरा ये फैसला है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो रकम मैंने लेनी थी तो वो मैं स्कूल को डोनेट कर दी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब एक बात ये है कि ऐसा जज्बा रखने वाले, उस पर अमल करने वाले और दूसरों को इस तरफ माइल करने वाले अवाम जो है, अवाम के दिलों में
हमेशा जिंदा रहती है। सही बात है, आवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। आप देखें कोविड-19 की वजह से ही, उनकी कोरोना की वजह से ही हम बात हुई जी। इनको क्रिकेट से भी बड़ी मोहब्बत थी। बड़ी अपना दिलचस्प ये आपके इल्म में इजाफा करूं कि इंडिया में जितने भी वो होते थे इंटरनेशनल गेम्स होते थे जी, इनके लिए 2 सीटें जो है हमेशा मखसूस की जाती थी, ये चाहे आए या ना आए, इनके लिए रिजर्व की जाती थी। तो अपना ये है कि ये इसलिए उनके नाम से ये जो है अपना रिजर्व की जाती थी कि इनको क्रिकेट से काफी मोहब्बत थी और क्रिकेट के लिए इन्होंने काफी, जिस जमाने में भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना था, तो उस दौर में ये कंसल्ट करके उनके लिए फंड रेज करती थी। तो उस वजह से क्रिकेट वालों ने भी उनको ये अपना ट्रिब्यूट पेश किया कि आज तक जितने भी उनको जिंदगी के लिए ये सहूलत दी थी कि उनके लिए 2 सीटें जो है वो स्टेडियम में रिजर्व की जाती थी। मुख्तसर बात ये है कि ऐसे लोग जो हैं ये रोज रोज नहीं पैदा होते। बिल्कुल, आपने ये बात बहुत प्यारी की, ऐसे लोग रोज रोज नहीं पैदा होते, बरसों में पैदा होते हैं और बरसों तक दुनिया में दिलों में जिंदा रहते हैं। जो है ऐसे लोग जो है ये कोई आम इंसान नहीं होते, ये आम इंसान नहीं होते, ये यूनिक ही होते हैं। यूनिक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वाकई में ये आम इंसान नहीं होते बल्कि यूनिक होते हैं और लाखों दिनों, सारी जिंदगी समझे लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए बड़े सगीर की बल्कि सारी दुनिया में इनके एवरग्रीन के जितने भी सॉन्ग उन्होंने आज तक गाए, और वो चाहे ईस्ट अफ्रीका के अंदर की कंट्रीज हैं या पाकिस्तान है, इंडिया है, ये सारी ऐसी है जिन्हें इन्होंने यानी एवरग्रीन गाने अपने दिए। कोई सही कह रहे हैं, एवरग्रीन गाने दिए जी। इट्स अ ट्रू मेलोडी क्वीन। या यू आर राइट। और बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपना एक करियर को चलाया और सालों साल राज किया इंडस्ट्री के ऊपर। उनका यानी नेमो बदल नहीं है इस फनकार के हिसाब से अगर देखा जाए। और जो लोग जहाँ भी हैं और इनका सुना, उन्होंने अफसोस का इजहार किया और अफसोस की बात है, जाहिर सी बात है, एक फनकार की कदर फनकार ही जानता है। और आम आदमियों पे जब इतना असर होता है कि उनको अफसोस हुआ कि भाई एक अच्छी फनकार है इस दुनिया से जो रुखसत हो गई, राइट। हाँ, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई मेलोडी क्वीन थी और उन्होंने कमाल के गाने। अब आप बता रहे हैं ना 5 साल की उम्र में वो बता रहे हैं कि गाने का स्टार्ट किया उन्होंने। 5 साल की थी जब से उन्होंने ये लिया था, गाने गाने शुरू किए थे। अब सोचिए कितनी छोटी सी बच्ची जब थी तो तब उन्होंने अपने उसको लेके चली। और आपको पता होगा कि इनकी तो शादी भी इन्होंने नहीं की थी। देखिए ये जैसे अभी और सारी जिंदगी लोगों की खिदमत करके चली गई जी, सादा तबीयत और लोग। हाँ, बताया ना कि देखिए वो मेरे साथ जो मौजूद हैं जिन्होंने वक्त गुजारा, वो कह रहे हैं कि हमेशा जब गाने के लिए जाती थी तो हमेशा चप्पल उतार के ही जाती थी बाहर, एहतराम करती थी उस चीज की जगह। करियर को उन्होंने रोजगार को उस तरीके से लिया ना कि रोल मॉडल जिस तरह कहते हैं ना लोग होते हैं किसी के, तो वो एक रोल मॉडल थी लोगों के लिए। 1 सेकंड के होल्ड कीजिएगा, दूसरे कॉलर का भी मैसेज ले लो, आप मेरे साथ रहिएगा 1 सेकंड। जी हेलो जी। जी सलाम वालेकुम सिस्टर। जी वालेकुम सलाम जी। ये सिस्टर बात लता दीदी की हो रही है सिस्टर, वाकई ये जो हुआ है ये समझेंगे बहुत ही अफसरदा बात हुई है। यकीनन देखें कि गुलूकारी तो एक उनकी एक अलग चीज है, वो तो बड़ी जाहिर सी बात है कि उनका वो जो उसमें कारनामा है वो तो दुनिया कयामत तक उसको नहीं बुला सकती। मगर आप ये देखें कितनी यंग एज में उन पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी कि 3 बहनों को पालना भाई को पालना, सही है, जिसकी वजह से उन्होंने शादी भी नहीं करी और ये सारी जिम्मेदारियां निभाई। बहुत प्यारी बात की है, मैं बात करने वाली थी कि देखिए उनके पास जिम्मेदारी क्या थी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, वो आपने हाईलाइट कर दी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और दूसरी बात ये सिस्टर कि आप लोग जैसे हम लोग गुलूकारी की उनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने एक अहले तशियों के लिए एक मर्चिया भी कहा था जी, पढ़ा था जी। तो वो मर्चिया सिस्टर इतना पसंद किया गया था अहले तशियों में कि मैं आपको बता नहीं सकता जी कि उनकी मीर अनीस का मर्चिया उन्होंने पढ़ा था और क्या उन्होंने वो मर्चिया पढ़ा था सिस्टर कि अगर आप सुनेंगी तो आपको कहेंगी वाकई कि उसमें देखिए बात वही आ जाती है सिस्टर के एक ह्यूमैनिटी जो चीज होती है ना सिस्टर, उसमें मजा ये चीजें नहीं देखी जाती है जी।
उनको अकीदत यानी इंसान का अकीदा देखा जाता है, वो ये नहीं देखता है मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं क्या हूँ। तो आप ये देखें ना कि पूरी दुनिया में वो मैंने बताया ना रोल मॉडल बनना कोई इजी बात नहीं होती, वो पूरी दुनिया में उनके लिए ना इस वक्त अफसोसनाक है उनके लिए। हर कोई खबर दे रहा है, हर कोई बात करना चाहता है, मीडिया पूरा मीडिया सब जगह उनकी ये बातें हो रही, क्यों हो रही हैं? आखिर कुछ अच्छे काम करके गई हैं अपनी फनकारी के साथ, अपनी गुलगारी के साथ उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लोगों के दिल जीते उन्होंने। आज वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी, सारी जिंदगी जिंदा रहेंगी। जी कोई डाउट नहीं है सिस्टर, बस बहुत बड़ा लॉस है सिस्टर ये। बस इस पे आदमी बस क्या कह सकता है कि हर इंसान को जाना है सिस्टर, बस यकीनन जी। उनको मेरी तो ये दुआ है कि उनको बड़ा ऊंचा मुकाम मिले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ये मौजूद है, इनके साथ अगर कोई फरमाइश करनी है, इनकी बहुत प्यारी आवाज है, इन्होंने वक्त गुजारा है लता मंगेशकर के साथ। अगर आप कोई गाना इनके आवाज में सुनना चाहते हैं तो ये आपको जरूर बताएंगे कि वही लता जी का जो गाना नहीं है, क्या नाम है, हम जो गाना, मैं भी अभी एक सेकंड सिस्टर वफा जो उसने गाया जी, आप बताएं कि कोई गाना सुनना चाहेंगे। इनकी दादा मेरे साथ मौजूद हैं जो उन्होंने लता मंगेशकर के साथ बहुत वक्त गुजारा। तो आप बताएं कि कोई गाना सुनना चाहेंगे इनकी आवाज में आप? नहीं, देखिए उनके हर गाने अगर देखा जाए हकीकत में वो एक से बढ़कर एक गाना। सही कह रहे हैं। एक मिनट ये कहना चाहते कुछ, एक मिनट में आपसे आती हूँ। एक से बढ़ के एक गाना है, आपने सही कह रहे हैं आप। हेलो जी उनका गाना है ना लता जी का, लग जा गले कितनी हसी शाम हो ना हो। अच्छा, लग जा में फिर कभी मुलाकात होना, लग जा गले, हाँ फिर ये हसी शाम हो ना हो। ठीक है, मैं सुनती हूँ लग जा गले। जी हाँ जी जी, एक सेकंड जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम सलाम। मैं जी समीना जी लता मंगेशकर के लिए ये कहूँगा कि ये तो सदियों में आवाज पैदा होती है, बस आगे आने वाली सदियां भी शायद ऐसी आवाज पैदा करें। उसके अलावा मैं बात थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आप कोई गाना सुनना चाहेंगे? उन्होंने कहा लग जा गले, एक कॉलर ने मैंने कहा उनका हर गाना एक से बढ़कर एक, जो गाना अगर दादा गाते बता सुनाते हैं तो वाकई वो गाना यूनिक ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। उनके हर गाने कितना प्यारा। उन्होंने एक फिल्म का जो गाना था कितना प्यारा था ना, तू ही मेरी मंजिल तू ही मेरी पूजा, कितना खूबसूरत गाना था, कितनी प्यारी आवाज थी। और पाकिजा मूवी के सारे गाने उन्होंने गाए थे। और पाकिजा मूवी आपने देखा था कहां से कहां पहुंची थी, इसके गाने क्या थे, जबरदस्त गाने थे। तो मैं कोई भी गाने को मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कंपैरिजन करे, कोई भी उस गाने को नंबर देने की कोशिश करे। हर गाना उससे एक से बढ़कर एक था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें वो इस वक्त ही चले, आपका जहन में कोई सवाल है उनकी जिंदगी के बारे में पूछने के लिए तो जरूर मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने वक्त गुजारा, बहुत टाइम गुजारा। जी आपने कितना वक्त गुजारा? हेलो हाँ जी, आपने कितना टाइम उनके साथ गुजारा एक साथ? मैं 25-30 साल तो डेफिनेटली। उनका एक पसंदीदा गाना मैं सुनाना चाहता हूँ। जी सुनाए। अभी एक ने सुने दादा, एक ने अभी फरमाइश की है कि लग जा गले, तो वो गाना आपको याद है? लग जा गले ये लिए हसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। मैं ये गाना सुनाना इसलिए चाहता हूँ जी, ये गाना जो है, इस गाने में आदमी लोग जी दुनिया में आदमी लोग लव करने सीखा। जरूर सुनाइए, जिसमें आप कह रहे हैं कि आदमी लोगों ने लव करना सीखा। वो कह रहे हैं गाना ऐसा है जो ये चीज कोई मीडिया में कहीं होता है, कोई किसी ने बताया नहीं जी। इस इंतजार शौक को जन्मों की प्यास है, इसी समा जल रही है, वो भी उदास है, मोहब्बत ऐसी धड़कन क्या बात है दादा, जो समझाए नहीं जाती, जो समझाए नहीं जाते, जुबां पर दिल की बेचैनी
कभी लाए नहीं जाते, कभी लाए नहीं जाते, मोहब्बत ऐसे धड़कन है। ये गाना उनको बहुत पसंद था। जी क्या खूब बहुत प्यार आप खूब प्रदर्शन किया आपने, बहुत जी। बहुत बढ़िया तरीके से आपने ये गाने को गाया। एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड, बहुत प्यारा गाना। जी हेलो जी, एक सेकंड दादा जी, वालेकुम सलाम जी। हाँ, लता मंगेशकर के बारे में बात हो रही है जी। तो बात ये है कि उनकी तारीफ करना तो हम जैसों का काम ही नहीं है। वो सही बहुत ही बड़ी गुलकार जी। आवाज। मैंने कहा ना कि लोगों के लिए रोल मॉडल थी वो, उन्होंने बहुत काम किए जी। इसके अलावा मैं एक और बात करना चाहता हूँ। असल में बात यह है कि जो लता का दौर था जब उन्होंने स्टार्ट करा, तो उसमें देखें सबसे अच्छी चीज जो एक बात ये थी कि उस वक्त एक से एक मौसीकार, मास्टर गुलाम हैदर और मदन मोहन और प्यारे लाल जी, लक्ष्मी खान और जो शायर थे जी, जो गाने लिखते थे, वो भी एक से एक लर्नेड किस्म के लोग, आया पाया के लोग थे। बद्र सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, मतलब इस तरह के लोग थे, गुलजार। तो मौसीकार भी और जो शायर थे वो भी। और एक इससे भी बड़ी बात ये थी कि जो उनके हमअसर गुलकार थे, मोहम्मद रफी या मन्ना डे या किशोर कुमार, तो ये भी मतलब बहुत ही आला दर्जे के फनकार थे। तो जो कंपटीशन का लेवल था वो बहुत ही हाई था। जी जी जी। और फिर जो लोग लिखते थे और जो फिल्म बनाते थे, जैसे कि कमाल अमरोही और इस तरह के जो लोग, पृथ्वीराज, तो वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड सेट कर लिया था उन्होंने। तो इस वजह से ही खूबसूरत धुनें और खूबसूरत बोल और खूबसूरत गाने निकल के आते थे जी। तो वो कहने का मतलब ये है कि जब हाई स्टैंडर्ड होगा, आपके चारों तरफ बेहतरीन किस्म के लोग होंगे, यानी मौसीकार भी और शायर भी और गुलकार भी और जो हिदायतकार हैं वो सारे, तो उसकी वजह से उसका स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया था कि फिर लोग उसी हिसाब से उसी स्टैंडर्ड के गाने लिखा करते थे, उसी स्टैंडर्ड के धुने बनाया करते थे कि वो लता ने गाना है या आशा ने गाना है या मोहम्मद रफी ने या किशोर कुमार ने, मन्ना डे ने गाना है जी। तो वो कोई छोटे मोटे एलएमएलए मामूली गाने या बोल नहीं लिखते थे या धुने ऐसी मामूली नहीं बनाते थे, क्योंकि कितना हाई स्टैंडर्ड सेट हो गया था। तो इसी वजह से आप देखें जो वो गाने हैं उस जमाने के, वो आज भी आपको पूरे के पूरे याद होंगे, और जो नए गाने अब आते हैं वो किसी को याद भी नहीं रहते। और नए जमाने में भी जब लता ने गाया तो आप देखें कि उनके बोल, उनके शायर, उनकी धुने इंतहाई दर्जे की हालत। अच्छा, तो आप बताइए कि आपको लता के कौन सा गाना बहुत पसंद आया हो और जो आपने गुनगुनाया भी जरूर होगा, इसलिए कि आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है, तो बताएंगे आपने कौन सा गाना इनका बहुत ज्यादा गाया? भाई लता के मैं क्या बता सकता हूँ, वो एक है दिले नादा। हाँ, तो जरा सुनाएंगे आप थोड़ा सा? नहीं, मुझे तो अब मैं क्या सुना सकता हूँ। चले, मैं दादा से कहूंगी, वो सुनाएंगे इनकी, वो उन्होंने बहुत काम किया उनके साथ। वो देखें, वो जो है ना, गाने जो है वो हवा के रिदम पे चलते हैं। वो जो है ना पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक खयाम का, और वो ऐसा लगता है वो आवाज हवा के साथ जी बह रही है। जी तो जी। वो इस तरह की चीजें अब वो नहीं हो पाती है। ये कहना चाह रहा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं अभी इनकी आवाज में आपको गाना भी सुनवाती हूँ। जी दादा, ये वाला सुनाए है दिले नादान। सजीना जी, मैं एक चीज और बोलने चाहता हूँ। जी बोले। पसंदीदा गाने में, हाँ जी, जो उनका पसंदीदा गाना था जी, क्योंकि मैं कभी बैठते थे ना जी, तो दीदी आपका कौन सा गाना, बोले ये गाना देखो मुझे बहुत पसंद है जी, तो थोड़ा से दो लाइन सुनाओ। मैं सुनाए जरूर। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या
करे, तुम्हें कह दो अब ऐ जाने वफा, हम क्या करें, ये दिल तुम दिल कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये गाना बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त गाना था, वाकई में लोगों को अच्छा लगा होगा। जी जी जी, बहुत देखिए ना, बड़ा प्यारा दादा, बहुत शानदार तरीके से आप ये सब ये गाने इनके जो हमने सुना रहे हैं जी, और वाकई बहुत अच्छा। ये ना उन्होंने कहा कि ये गाना उनको बहुत पसंद था, इसलिए 20 इयर्स इन्होंने उनके साथ गुजारे, एक बहुत लंबा टाइम इनका सफर इनके साथ गुजरा है, और बहुत ज्यादा ये इतना अच्छा उनके साथ तबला बजाते थे, इनके साथ म्यूजिक बजाते थे। तो यकीन इसीलिए मैंने आज इनको प्रोग्राम में लेकर आई कि आप जरूर आए दादा, और जरूर बताएं लोगों को लता मंगेशकर की जिंदगी के बारे में, जो बातें बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो वो बातें मैं चाहती कि थोड़ी सी मेंशन करें। एक सेकंड, ये कॉलर आए। जी जी, हेलो जी। जी सिस्टर, देखिए एक और बात सिस्टर मैं कहना भूल गया था कि देखें, अल्लाह की जात के अलावा हर उरूज का एक सवाल होता है ना। मैं देखिए मजहबी बात नहीं कर रहा, मैं एक इंसानी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मगर लता जी में ये था, ये देखिए अमिताभ का एक टाइम आया, फिर अमिताभ पे सवाल आया, शाहरुख खान का टाइम आया, सवाल आया, है ना, किसी को भी आप उठा के देख लें आप। मगर लता जी एक वाहिद शख्सियत है पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि जो जब चढ़ी तो वो भी चढ़ती चली गई ऊपर, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सका। राइट, तो ये बात सिस्टर बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है जी, कि एक आदमी इतने सालों से गाना गा रहा हो और उसकी कोई, और आप ये देखिए अपनी फैमिली के लिए इतनी कुर्बानी दी कि उन्होंने शादी भी नहीं की, और अपनी पूरी जिंदगी को उन्होंने अपने बस सिर्फ फन के अंदर ही कनेक्ट कर दिया, कम्युनिटी के लिए वो कर दिया, सिर्फ समझे कम्युनिटी के रह रही है, कितनी सादगी से जिंदगी उन्होंने बसर करी है जी, सादगी से, और इतना दौलत का कोई ठिकाना नहीं था, आप सोचें उनके पास कुछ नहीं था, बल्कि बहुत सारे। जी, दादा से गाने की गुजारिश है, अगर वो ये सुना दे, यूं ही कोई मिल गया था, पाकिज़ा मूवी का गाना नहीं है, चलते चलते, सारे राह चलते चलते, यूं ही कोई, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सुनाते हैं जरा दादा, आप ये गाना सुनाएंगे, यूं ही मिल गया कोई चलते चलते, सरे राह चलते चलते। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते जब यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे हेलो जी, याद आज का मौजूद कैसी है आपका? आज का मौजू लता मंगेशकर पे अभी बात हो रही है, जो चली गई इतनी बड़ी कलाकार थी, गुलकार थी, तो उनके सिलसिले में हम थोड़ा ये प्रोग्राम कर रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। अभी हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहे, तो उन्हीं के सिलसिले में बात हो रही है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी हेलो जी। जी सिस्टर, दादा ने दूसरा गाना गा दिया, मैंने उनसे कहा था यूं ही कोई मिल गया था। हाँ मैं अभी बोलने वाली थी, पर उन्होंने गाना इतना अच्छा शुरू किया तो मैंने उनको रोका नहीं। जी, पाकिज़ा मूवी का था, मुझे पता था, मैं अभी इनसे बोलने वाली थी, उन्होंने कहा कभी अलविदा ना कहना, तो मैंने कहा ये गाना भी बहुत अच्छा लग रहा है, कभी अलविदा ना कहना, चलते यूं ही याद रखना। तो ये जी दादा, ये वाला गाना सुना दे पाकिज़ा मूवी का, यूं ही चलते कोई मिल गया सारे राह, सारे राह। समझ आ गई आपके दादा? नहीं, ये गाना तो हमको मतलब ये तो लड़की का गाना, उनका एक गाना पसंदीदा गाना में एक गाना है। अच्छा जी, सुनाए 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 जी। झिंझिर सावन सुलग सुलग जाए, गया जैसे मौसम में लगी कैसे अगर, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, गया जैसे मौसम में लगी कैसे अगर, रिमझिम गिरे सावन।
बहुत प्यारी आवाज, बहुत अच्छी आवाज। अच्छा, तो आप दादा एक बात ये बताएं कि आपको कुछ पता होगा जिंदगी जो आपने गुजारी, तो कभी आपसे कोई ऐसी बात उन्होंने की हो जो किसी मीडिया में नहीं पता हो, तो वो बात अगर आप शेयर करना चाहें। मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ जी। उनको मीठा बहुत पसंद था। अच्छा। उसको अभी टेलीविजन में सब जगह भी आ रहा है उनका जी। मीठा। कलकत्ता का जो दही होता जी। और नूतन गुड़े संदेश, हाँ। जो 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 मीठा होता है जी। वो बहुत पसंद था। वो हेमंत कुमार और शरीर चौधरी कलकत्ता से लेके आता था जी। और मैं वो ले जाके उनका घर पे जी। ये कभी मीडिया में आया नहीं। अच्छा। वो मिठाई वो ऐसे है, हमेशा बोलता था देबू तू आया ना, अच्छा तू इधर बैठ, मैं जल्दी जल्दी नहा के आता हूँ। ये पैकेट जो है और कलकत्ता का जो बंगाली शादी है वो उनको बहुत पसंद है। ओके जी। हेलो जी, मेरे कॉलर आए बहुत सारे जी। कि अगर हो सके तो वो सुना दे, तेरे बिना जिंदगी से कोई बहुत ही प्यारा गाना है। शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। सुनो जी। ये अभी एक मिनट आपसे सुनती हूँ। शिकवा नहीं, ये सुनाए जरा। सुनती हूँ, ये रुक जाए। जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। शिकवा नहीं जी। हेलो जी। जी जी जी। बात ये है कि उनकी मौसीकी के बारे में मैं तो कोई लफ्ज नहीं कह सकता। आपके पास अपना महान किस्म के बंदे बैठे हो। उनका एक दफा मैंने इंटरव्यू सुना था जी, जिसमें उन्होंने बताया था कि मेरी कामयाब जिंदगी के 7 राज हैं। तो वो 7 राज उन्होंने ये बताए, और चूंकि उन्होंने इतनी कामयाब जिंदगी गुजारी है तो मेरा ख्याल में ये जो 7 राज हैं इनको हमें भी जो है इसको कंसीडर करना चाहिए जी। उन्होंने कहा कि पहला जो राज है मेरी जिंदगी का कि बी ए ग्रेट लर्नर। दूसरा था कि सेल्फ बिलीफ एंड जनरॉसिटी। तीसरा था कि लव व्हाट यू डू। चौथा जो बताया था उन्होंने कि डोंट मेक योर सक्सेस योर एनिमी। पांचवा था कि वर्क हार्ड एंड ट्राई टू इम्प्रेस योर सेल्फ। छठा था कि फील योर वर्क, कि आप जो कुछ करते हैं तो आप उसका खुद भी महसूस करें कि आपने ठीक किया गलत किया। और सातवां था कि रेस्पेक्ट अदर एंड फाइट फॉर गुड। तो बात यह है कि जहां हम उनकी मौसीकी को अपना याद करते हैं तो हमें ये भी गौर करना चाहिए कि एक शख्सियत ने इतनी कामयाब जिंदगी गुजारी, इस चीज के बल पे गुजारी, तो क्यों ना हम भी उन चीजों को कंसीडर करें। राइट, बहुत सब अच्छी बात आपने शेयर की है जी दादा। जी दादा, आपने सुना कि उन्होंने कितने अच्छे मेरे कॉलर हैं जो उनकी जिंदगी के बारे में देखें इतनी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, इतनी अच्छी बात कर रहे हैं। तो वो जो है ना, एक कॉलर ने जो एक गाने को कहा था ना कि जिंदगी से, वो जो एक पहले सबसे पहले जो गाना कहा था, तो आप बताइए कि मगर आपको जो भी उनके गाने याद हैं जो आप चाहते हैं खूबसूरत आवाज में, आपने तो 20 साल उनके साथ जिंदगी के गुजारे, उसके बाद आप कनाडा वापस आए यहाँ पर। तो पहले जो आपने इंडिया में साथ गुजारा तो उस वक्त वो भी एक उरूज पे थे, वो तो सारी जिंदगी उरूज पे ही समझे रहे। उनकी आवाज तो अभी भी चली गई दुनिया से, पर अभी भी उन्होंने बहुत सारी फिल्मों के फिल्मों के गाने भी गाए और बहुत हिट गाने दिए उन्होंने। तो आप बताएं साहब का जी। एक गुलाम अली साहब का एक गाना बहुत उनको पसंद था जी, जो मैं थोड़ा गुनगुना सकता हूँ जी, गुनगुनाएं। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का जमाना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है।
तुझसे मिलने ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा, और तेरा दांतों में उंगली दबाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बहुत ही प्यारी आवाज में आपने गाया। मैं ये पूछना चाही थी कि आप बताएं कि है ना, उनको कभी ऐसा कहीं हुआ जो रिकॉर्ड कराने कभी गाने गई हो और वहां पे कुछ उनको पसंद नहीं आया हो, म्यूजिक पसंद नहीं आया, कुछ पसंद नहीं आया, तो उनको कभी ऐसा लगा हो कि मैं इस म्यूजिक पे ये गाना नहीं गा सकती, कभी गुस्सा आ गया हो? अपनी टीम के साथ हो जाता है जब रिकॉर्ड के लिए जाते हैं, आप भी तो उनके साथ होते थे, तो कभी ऐसा हुआ उनके साथ? उनको क्या पहले से पता चल जाता था जी। वो एक उनका अंदाज, एक रूह ऐसा था जी। ऐसे सामने वाला आदमी को देख के उसको पता चल जाता था कितना डीप एंड उसमें है। जी। तो वो उस हिसाब से वो अपना काम कर लेते था, इसीलिए। नहीं तो वो क्या है, वो ऐसे वैसे किसी का कोई बोला और मैं एक तो उस जमाने में 6 महीने में डेट मिलता था। जी जी जी। बिजी डॉक्टर लोग को, तो ऐसा है उनको पहले से पता चल जाता था। वो थोड़ा बहुत अगर उनका गले में खराश है, कुछ है, जी, वो जाते नहीं थे। जी। सिस्टर मैं कह रहा हूँ मेरी तो वो फरमाइश दादा ने नहीं गाई, ये कम चले इनसे बोलने अगर ये गा दें तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। वो उनको गाना याद नहीं होगा ना, इसलिए दादा ने नहीं गाई। तुझसे तो ये क्या नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ये गाना आपको आता है? कौन से पिक्चर का गाना है? कौन सी पिक्चर का गाना है वो कह रहे हैं? तुझसे नाराज नहीं। अच्छा उनसे बोल रहे वीर दादा का गा दें, वीर दादा का जो गाना है लता जी ने गाया है। जी। तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए, तेरे लिए, ये आता है दादा गाना, वीर दादा का? वो गाना भी नहीं आता है। तो ये भी नहीं आता आपको? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। जिंदगी हैरान हूँ मैं। मुझे नहीं लग रहा कि इनको आता होगा ये। तेरे बांसुं बस बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट। जी जनाब जी। दादा जरा ये सुनाए, पाजीबे का मौसम है आशियाना। अच्छा, ये याद होगा, ये सुनाएंगे, ये तो उनको आपको याद होगा, है ना? नहीं मैं तो अभी दादा नहीं वो दादा को याद होगा, ये कह रही हूँ। दादा आपको याद है ये गाना? नहीं है। हाँ, नहीं ये गाना याद नहीं है। ये गाना याद है, दूसरा गाना सोच के बताएं। जी 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 बताएं। जी सिस्टर मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करते हैं कि पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं सिस्टर, मुझे लग रहा है दादा कुछ थक गए शायद। अच्छा छोड़े आप बात ही, रुक जाए अभी एक सेकंड। जी हेलो जी। जी नहीं कोई बात नहीं, वो तो एक अच्छी मतलब मैंने कहा, ये तो उनको काफी टाइम उन्होंने उनके साथ रहे, 20 साल 20 इयर्स उन्होंने जिंदगी गुजारे, और अभी भी काफी एज है इनकी खुद की, मगर आवाज बहुत अच्छी है, तबला बहुत अच्छा बजाते हैं ये। और इन्होंने मोहम्मद रफी के बहुत ज्यादा, मोहम्मद रफी के साथ सारे, आपने बताया दादा किस किस के साथ वक्त गुजारा? बहुत मतलब 20-25 साल तो डेफिनेटली गुजरा। जी 20-25 साल तो हो गया। जी जी जी। तो गाना हमको अपना जगजीत का बहुत पसंद था। आपको याद है जगजीत सिंह का गाना? तो जी सुनाए। सदमा तो है मुझे भी कि तुझसे जुदा हूं मैं, सदमा तो है मुझे भी कि तुझसे जुदा हूं मैं, लेकिन ये सोचता हूँ कि अब तेरा क्या हूँ मैं, सदमा तो है मुझे भी कि तुझसे जुदा हूँ मैं।
चले, बहुत जबरदस्त गाना। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे साथ कॉलर है, उनसे पूछ रही हूँ मैं जी। नहीं दादा, बस मैं तो यही कहूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छे से। और ये तकरार आवाज टीम की जो टीम को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, और इस वक्त का जो सिचुएशन बनी हुई यानी कि लता मंगेशकर जो दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, और दादा ने अच्छा टाइम उनके साथ बिताया, तो 25 साल उन्होंने जिंदगी के गुजारे, तो फिर इसीलिए मैंने इनको अपने साथ लिया। जी जी हाँ जी जी। शब इंतजार आखिर कब होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ चलते चलते। तो गाना है यही, इन्हीं का, ये उस गाने का आखिरी बोला है जी। यूं ही कोई मिल गया था मुझे राह चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया सरे राह चलते चलते। जी, ये शेर उसी गाने का आखिरी जी 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 जी। यूं ही कोई मिल गया सरे राह चलते चलते। दादा, आपको लास्ट गाना ये याद है? हाँ जी, ये गाना याद है? यूं ही कोई मिल गया सरे राह चलते चलते। नहीं, ये गाना कभी कोशिश किया नहीं हमने। चले लास्ट में कोई अच्छा सा गाना सुना दें, फिर मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने प्रोग्राम में शामिल हुए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी। एक गाना मैं सुनाना चाहता हूँ। जी सुनाएं। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौटवाइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौटवाई। सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। देखें, मेरे साथ ये दादा मौजूद थे जिन्होंने 25 साल जिंदगी के उनके साथ गुजारे और बहुत सारा टाइम गुजारा। हंसी खुशी, गम, दुख सुख तो हर किसी की जिंदगी में आते हैं, तो सारे वक्त ये इनके साथ ही थे। और उन्होंने वाकई में एक ऐसा कलाकार बहुत सदियों में भी नहीं पैदा होता, जिस तरह मेरे कॉलर ने भी आके बहुत सारी चीजें मेंशन की। तो अब बहुत शुक्रिया दादा, आपने अपना टाइम निकाल के हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम तो कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा। हम उनको खुदाफिज कहते हैं, दादा को, अपने प्रोग्राम में जो हमारे साथ शामिल हुए। तो थैंक यू सो मच, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक से वापिस आती हूँ। एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं पहले टॉपिक के ऊपर के हुकूमत का जो हमने बताया कि हुकूमत बिल्कुल समझ लें नाकाम हो गई। हुकूमत का हर मास पे हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान को जाना होगा, और इमरान खान का हर दिन अवाम के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है, अपोजिशन कह रही है कि जब तक इमरान खान मौजूद हैं तो अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, और इमरान खान को हर मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी हेलो जी। चलिए, आप सियासत की बात हो जाए, अब सियासत की पॉलिटिक्स पे बात हो जाए, तो आप ही पहले से मौजूद थे, फिर अभी एक और सेकंड कॉलर आए, उनको होल्ड पे डाला है, तो आप बहुत देर से मेरे साथ होल्ड पे मौजूद थे, तो इसलिए पहले आप ही को लिया मैंने। जी, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर दूं। 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा था कि भाई इनकी हुकूमत जा रही है, और वाकई आपने सही देखा, और आपकी मतलब एक सही नजर रखती है तमाम वो न्यूज पे और चैनल पे। जी, मैं ये समझा था कि शायद एक ही चैनल पे मैंने कह दिया कि नहीं, वो कि पता नहीं आपने कहा से सुना, लेकिन वाकई मैं एग्री कि आपने बहुत सही। जी 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 जी, कि वो चीज जो है वाकई तमाम सुनने में आ रही थी, हुकूमत आ रही है इमरान खान की। तो वो चैप्टर तो ऐसा है कि वाकई आप तमाम मीडिया की जो न्यूज देखती है बाकायदगी से आप वो एक टॉपिक को लेके आती है। 2 दिन चले एक सेकंड के लिए होल्ड करें। एक कॉलर को, मैं नया कॉलर शायद है, पता नहीं आ चुके हैं, मैं इनको जरा देखती हूँ कौन कॉलर है। जी हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी देखिए, आपके प्रोग्राम में मैं सुन रहा हूँ कि जनाब हुकूमत जाने वाली है, हुकूमत जा रही है, आवाम परेशान है, पाकिस्तान चल नहीं रहा। आप एक बात ये देखिए, सारी बात एक बाला ताख रख के कि जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ जाएं कि थानेदार जो है वो ईमानदार आए। तो आपको कैसे लग रहा है कि अभी भी तो सारे चोर इकट्ठे हुए हैं? अब तो सारे इकट्ठे हो गए, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी। सारे चोर इकट्ठे हुए ना। आप देखिए कौन है, कौन ऐसा है कि जो बेदाग है? जितने भी इकट्ठे हुए सारे दागी हैं, सारे गंदे अंडे इकट्ठे हुए। आप मुझे किसी एक का बता दीजिए कि ये शरीफ आदमी है, ये अच्छा आदमी है, ये ईमानदार आदमी है, ये कौम परस्त है, ये मुल्क परस्त है, या इसके अंदर वतन की हमदर्दी है। पीडीएम की जितनी भी लिस्ट है 16 लोगों की, 16 के जरा नाम देखिए, और इन सब के पिछवाड़े देखिए। सब किसी का क्रेडिट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। सब के सब गंदे अंडे हैं।
किसी एक आदमी को। तो अपोजिशन तो ये कह रही है कि हुकूमत के बहुत सारे लोग हमारे साथ हो गए हैं, हमारे साथ मिल चुके हैं, तो अब क्या कहेंगे? देखिए हर दौर में ऐसा होता है कि जो मौका परस्त होते हैं, जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत आई थी तो ये उसमें लुढ़क गए थे, फिर जब जरदारी की हुकूमत आई तो उसमें चले गए, जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो नवाज शरीफ की हुकूमत में चले गए। इस वक्त इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी बोलियां लग रही हैं। जो लोग हुकूमतों में रहते हैं, जो अपने इलाकों से हर सूरत में इलेक्टोरल वोट लेकर आते हैं, जीत कर आते हैं, वडेरा या जो चौधरी लोग हैं अपने गाँव से जीत कर आते हैं, उनकी कंफर्म सीट्स होती है, उनकी बाकायदा बोलियां लग रही है कि आप हमारे साथ मिले और इनके खिलाफ वोट डालें अदम एतमाद का, तो हम आपको अगली पार्टी का टिकट हम आपको देंगे। ये सिनेरियो बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आप पाकिस्तान, वो कह रहे हैं, अपोजिशन कह रही है कि बैसाखियों पे खड़ी हुई, अगर बैसाखियों से हट जाएगी हुकूमत, बैसाखी छोड़ देगी तो सारे लोग हमारे साथ होंगे, एक दिन भी नहीं लगेगा इस हुकूमत को गिराने में। तो क्या कहेंगे आप? क्या हुकूमत अभी भी बैसाखियों पे खड़ी हुई है? हाँ, जब कोई भी शख्स कुर्सी के ऊपर बैठता है ना, तो इस किस्म के हमले लोग करते हैं कि उस कुर्सी की टांग को तोड़ने में सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये सारे के सारे लोटा और मौका परस्त और चोर और फ्रॉडी जितने भी हैं, करप्ट लोगों का टोला है। लेकिन पाकिस्तान के इंटरनल को छोड़े, अगर आप एक्सटर्नल हालात देखती हैं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? आप जरा इंटरनेशनल मीडिया को तो खंगालें। ये तो अंदर के गद्दार लोग हैं, ये तो चोर और उचक्के लोग हैं जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। आप वो शाहिद खान अब्बासी, शाहिद खान अब्बासी को आप सुने, आप वो क्या कहता है कि मेरे वजीर आजम तो मियां नवाज शरीफ है। हालांकि वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, उसके बावजूद कह रहा है मेरे वजीर आजम तो जनाब नवाज शरीफ। मतलब इन लोगों की अक्ल का लेवल आप देखें, और यही लोग हैं कि जो इंटरनल इस वक्त पाकिस्तान को अंदर से डैमेज करने के लिए बलूचिस्तान में हमले करवा रहे। ये हुकूमत पाकिस्तान के जो दुश्मन कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती है, ये उनके साथ मिले हुए लोग हैं। इनको पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है सिवाय लूट मार करने के। आप आ जाए इंटरनेशनल लेवल पे, इस वक्त पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान आपका बहुत ऊपर की तरफ चला गया है। और ये इस वक्त की मौजूदा हुकूमत, चाहे उसके साथ करप्ट लोग या कुछ भी। एक सेकंड होल्ड कर था। जी हेलो, जी हेलो जी हेलो जी। लेकिन जो फ्रंट के ऊपर आदमी आपको लीड कर रहा है, वो पाकिस्तान को काफी आगे तक लेके जा चुका है। इस वक्त आपकी मुखालफत में जो पाकिस्तान की मुखालफत में थे, वो तमाम के तमाम आप देखिए कि आज पाकिस्तान की, वो जो कहते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की हाँ में हाँ और ना में ना होगी, वो वक्त आ चुका है। आज आप देखिए बीजिंग का दौरा जो पाकिस्तान का हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर ने किया है, जिसको सब लोग कह रहे थे कि सी पैक स्लो हो गया, सी पैक ही हो गया, वो दौरा कितना कामयाब हुआ। पाकिस्तान अभी तो वो चाइना से अभी तो बहुत सारे दौरे करेंगे, रूस जाएंगे, बहुत सारे दौरे करने इमरान खान ने, उन्होंने ये कहा। जी नहीं, कोरोना में पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे की तरफ गई है, लेकिन वाइड पाकिस्तान जिसको ये हुकूमत ऊपर लेके गई, जिसको कहा जा रहा था कि लॉकडाउन लगाए, लॉकडाउन, यही शहबाज शरीफ वगैरह कह रहे थे कि बंद करना चाहिए। लेकिन हुकूमत की अपनी पॉलिसीज के तहत आप हिंदुस्तान का देखें, आप बांग्लादेश का देखें, आप मलेशिया का देखें। तो अपोजिशन तो ये कह रही है कि आज जो आवाम है बहुत तकलीफ में है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाना होगा, तभी उसको तकलीफ से बाहर निकलेगी आवाम। तो ये कहेंगे, देखिए जब एक बस चलती है ना, तो पीछे कुत्ते गली के दौड़ते हैं भाव भाव करते हुए। आप उनको सुनेंगे या आगे का सफर देखेंगे, अपनी मंजिल की तरफ निगाह रखेंगी? इनको तो कहने देंगे जो पीछे लोग कह रहे हैं, लेकिन आप आगे का सफर देखें। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिकली पोजीशन बहुत बेहतर हुई है और बहुत स्ट्रॉन्ग। तो आपको क्या लगता है कि ये अपोजिशन तैयारी कर रही है अदम एतमाद लाने की, और कह रही है मेंबर्स पूरे हो जाएंगे तो अदम एतमाद आ जाएगा? तो आपको नहीं लगता कि अदम एतमाद की तैयारी आएगा, लेकर आएंगे वो? जी, वो कह रहे हैं कि बस ये बैसाखियां हट जाएंगी तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस हुकूमत को गिराने में। देखिए अगर हुकूमत के बयानिए पे जाएंगी तो मैं आपको ऐसी इनके बयानिए सब। 1 सेकंड के लिए होल्ड कर लें जरा, ये सारे कॉलर बहुत तेजी में, मैं आपसे बात करती हूँ, इनका मैसेज ले लो और सुने। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ आपसे, वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, अगर इनके बयानिए की तरफ आएंगी तो एक आदमी कहता था मैं पेट फाड़ दूंगा जिसके घर जा रहा है पेट भरने के लिए अपना। वो कहता था कि जनाब अली मैं रोडों पे घसीटूंगा, वो भी वहां पे नाक रगड़ते हुए पड़े हुए। एक जो तो हेलीकॉप्टर से तस्वीरें फेंकता था, बेहुरमती करता था एक औरत जात की, उसने ये नहीं सोचा कि प्राइम मिनिस्टर नहीं है बल्कि ये औरत जात है। एक वो है जो कहता था गंजे के सर पे हल चलेगा। तो इनके बयानियों को कहाँ लेके जाएंगे आप? ये सारे के सारे करप्ट है, इनके बयानियों को तो कुछ जिक्र ही नहीं है। आप आगे की तरफ देखिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखिए और उसके अंदर शामिल हो आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, जी 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 आपके साथ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं भूल गया था,
जी। अच्छा, बात ये है कि अभी एक गंदगी के ढेर पर हजा बनाकर पेश किया जा रहा था, एक गंदगी के ढेर को। बात सिंपल सी ये है कि अगर सिंध में सही चल रहा था तो 2014 में मुल्क की इकानवी तरक्की की सही सिंध में जा रही थी। फिर उस वक्त एक कुत्ता छोड़ दिया गया और उसके बाद जो है उसको मजीद कुत्ते मिला के जो है वो अब 2018 में जो है हुकूमत दे दी गई। बात सिंपल सी है, ये कॉल इकबाल जरी में से एक है कि जो सबसे ज्यादा ईमानदारी का ढोल पीटे तो समझ लें कि दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट वही होता है। अब ये अभी कहा गया जी कि वो टिकटों की वजह से पीटीआई छोड़ रहे हैं, तो दैट मीन पीटीआई को क्यों छोड़ रहे हैं? पीटीआई को अवाम में जो है मकबूलियत खत्म हो गई है, अवाम उनसे नाला है, उनकी करप्शन से नाला है, इसलिए उनको उस पार्टी को छोड़ रहे हैं। वादे पे वादा वो लोग करते हैं जिनको अपनी जुबान का पास नहीं होता। जिनको अपनी जुबान का पास नहीं होता वो नौसरबाज होता है, बेरूतिया होता है और फराडिया होता है जी। इन लोगों को ना अपनी इज्जत का पास होता है, ना मुल्क और कौम की इज्जत का पास होता है। तो ये है कि जब इनके पास अपना वक्त होता है तो अपना ये भांग का टीका लगवा लेते हैं। जब अब इनके इक़्तिदार का जो है वो अपना संसार जो है वो डूब रहा है, तो अब इनको अपना कुछ करने की भी अपना चीजें याद आ रही हैं। आज इमरान खान साहब नोशकी जा रहे हैं ताकि फौज की दिल में मोहब्बत को जो है वो जगाए रखें, वरना ये वही इलाका है जो कोयटा से इतनी दूर नहीं था, जहाँ अपना दर्जनों लाशें जो है सख्त सर्दी में उनके लवाकिन दिन रात लेके बैठे रहे और एक हफ्ता तकरीबन 10 दिन अपना बैठे रहे। उस वक्त जो है इनको जो है वो कोई याद नहीं आया था। उस वक्त कहते थे मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो ये है कि ये इंतहाई मतलबी और खुद गर्द बंदा है। इसको मुल्क और कौम का मुफाद अजीज नहीं है, इसको अवाम का मुफाद अजीज नहीं है। इसका काम सिर्फ एक एजेंडे पे आया हुआ है, मुल्क को एक अपना खुफिया तरीके से, खुफिया नहीं, आप तो आपको सामने पता चल गया, वरना इनका था कि लूट के तो ये आराम से चले जाना है। जितने साथी लेके आए थे वो सब लूट लाट के आहिस्ता आहिस्ता सब चले गए। अनिल मुसरत को लेके आए, उसको रिवर रावी लाहौर के प्रोजेक्ट में माल बना के उसको फारा कर दिया। आज जफर मिर्जा को आए, उसको द्वियात में माल बना के उसको फारा कर जी तो लाए, ताबश गौर को लाए, उसको जो है पेट्रोलियम में हाथ रंगे उसके तो उसको फारा कर दिया। जुल्फी बुखारी आया, उसको रिंग रोड में करके फारा कर दिया। आज जुल्फी बुखारी अकबर शहजाद के कच्चे छटे हो रहा था लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो बता रहा था कि इसको किस मकसद के लिए लाया गया है। बात जो ये कह रहा था, यहाँ पहली बात तो यहाँ तो ये नायल था, यहाँ ये करप्ट था, यहाँ इसमें अलियत नहीं थी। तो अब इनके अपने जो अपना बंदे थे वही इनके कच्चे छटे खोल रहे हैं। अब अकबर शहजाद जो है वो 5 अरब रुपए कमा के और करोड़ों रुपए का मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचा के एक तरफ चला गया और वो अपना मुल्क जाने को, अपना मुल्क से भागने की तैयारी कर रहा है। तो ये बात सिंपल सी की है, ये करप्ट अपना ईमानदार का जो है ना वह वेला वही बचाते हैं कि चोर मचाए शोर। ये इसकी आड़ में जो है वो अपनी करप्शन के जो है वो अपना ताकि इनका कारोबार चलता रहे। जी हेलो जी हेलो जी। आज ये पहले कॉलर नहीं है हम जी इतनी सुननी आधे घंटे की जी। इनको फारग करें और सबसे पहले जो लोग छोड़ के जा रहे हैं पीटीआई को, उनमें से एक का नाम ले दें जो अभी तक छोड़ के गया है। ये हमेशा ये बातें होती हैं, जब इलेक्शन आते हैं लोग बातें करते हैं, जब कोई किसी को छोड़ के चला जाएगा उनका नाम का पता चल जाएगा ना, ये लोग भी ये छोड़ के चला गया है तो फिर बात होगी। राइट नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज इमरान खान, हिज नेम इज इमरान खान। और उसके बाद ये है कि वो 5 साल के बाद भी जी इसका कुछ नहीं कर सकते। आई गारंटी यू दैट कि ये नसार जी। तो वो जो गंदम है जी वो चूहे खा गए, नसार खोड़ो कह रहा है, और 5 साल से स्टे ऑर्डर लेके बैठा हुआ है। ये डाकू नहीं है, जैसे ये सिंध में डाकू है इसी तरह वो पंजाब में डाकू है। ये इसका कुछ नहीं कर सकते बहन, आई गारंटी यू दैट। ये कुत्ते आके कहें किसी को, लंगूर कहें या जो कुछ इनका दिल चाहता है करें, they cannot do anything to him। चले ठीक है, ये चोर है, ये डाकू है। चले सही है, आपका मैसेज आ गया। जी हेलो जी सर जी भट्ट साहब से पहले जो कॉलर आके बातें कर रहे थे कि जी वो कह रहे थे कि पार्टियां मफाद परस्त थे, मुशर्रफ से फायदा उठाया, उससे फायदा उठाया। तो ये किसकी बातें कर रहे थे? शाह महमूद कुरैशी की, शेख रशीद की, फरदौस आशिक अवान की या शौकत तरीन की? जनरल बात कर रहे थे, जनरल बात कर रहे थे जी। वो जो बातें सुना रहे थे वो ऑपोजिशन को, मगर वो अपने पीटीआई के गरबान में झांक के नहीं देख रहे थे कि इन लोगों ने कितना मफाद उठाया है।
तो दूसरी बार वो कह रहे थे वही पुरानी बातें कि उसने कहा था पेट फाड़ के ले आऊंगा, उसने कहा था मैं सर के बाल उतार दूंगा। इमरान खान ने क्या कहा था, मैं चपरासी नहीं रखूंगा। इमरान खान ने कहा था ये जो है डाकू हैं, ये अपना परवेज इलाही वाले, ख्वाब लीग वाले। तो भाई मेरे ताली दोनों हाथों से बचती है। तो अच्छा, आप क्या कहते हैं कि तमाम इत्यादि अब साथ हो रहे हैं, एक साथ तहरीके अदम एतमाद आ जाएगी क्या, जैसी वैसी बातें होंगी? जी, पार्टी साथ हो रही है मुल्क के मफाद में, गरीबों के लिए। अगर कोई अब पार्टी आवाज उठा रही है तो क्यों नहीं लब्बैक कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा कि अगर इतनी हुकूमत, तो हमने आपसे पहले पिछले साल ही आपसे कह दिया था कि भाई अप्रैल का महीना आने दे। मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था अप्रैल का महीना आने दें आप, और इंशाल्लाह ये 5 साल पूरे नहीं करेगा, आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। और बात हो रही है सी पैक की, आज किसी टॉक शो के अंदर आप मुझे बता देंगे सी पैक के ऊपर बहुत तारीफ की गई होगी। इमरान खान ने चाइना में जाके बड़ा मसला हल कर दिया सी पैक का, किसी ने बात ही नहीं करी, क्योंकि ये वहां से अपना काला मुंह करा दिया, इनको वहां पे लिफ्ट ही नहीं कराई गई है। जी चले, बहुत ज्यादा हो गई कॉलें, मैं सबका 30 सेकंड का मैसेज ले रही हूँ, बहुत सारे कॉलें सब फुल हैं। जी मीना, आपको भी सलाम और आपके तमाम नाज़रीन को जी। अच्छा, दुनिया की जी, हेलो, जी बोले, आवाज आ रही है जी। सुपर पावर, आने वाले वक्त की सुपर पावर, चाइना ने भी पाकिस्तान के लिए इमरान खान जैसे लीडर को वेलकम कहा है, और पाकिस्तान के लिए इमरान खान जैसा लीडर ही पाकिस्तान को ऊपर ले जाने की सलाहियत रखता है, किसी और में ये सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान को बहुत अरसे के बाद इमरान खान की शक्ल में एक ऐसा लीडर मिला है जो पाकिस्तान को सही ट्रैक पे लेके आ गया, आंखों में आंखें डाल के भी बात करने की सलाहियत रखता है। इसलिए चाइना जैसे मुल्क जो आपका दोस्त भी है, वो भी आपको वेलकम कहता है और आपको चाहता है कि आप इस मुल्क की क़यादत अगले 5 साल के लिए भी संभालें। ठीक है, ये आने वाला वक्त बताएगा आपको। आपने कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान की शक्ल में लीडर चाहिए, डरपोक लीडर नहीं चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि चाइना को भी इमरान जैसा लीडर चाहिए और डरपोक लीडर नहीं चाहिए। इमरान खान बहुत बहादुर लीडर है, आंखों में देख के आंखें डाल के बात करता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और दुनिया मान गई, आप ये कह रहे हैं जी। आप देखें कि अभी रशिया का टूर है, उसके बाद जर्मनी का टूर है, और पूरे पाकिस्तान से ओवरसीज पाकिस्तानी आ रहे हैं पाकिस्तान, उनसे 1-on-1 मुलाकात होने जा रही है इमरान खान की। तमाम ओवरसीज से आ रहे हैं पाकिस्तान। 3 दिन का ये एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पूरी चले, ठीक है। आपका कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान जो है ना बहुत ज्यादा इमरान खान को जो है ना बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, इसके अलावा कोई लीडर नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। इमरान खान के ये 3.5 साल से बेकार लोग, चलें ठीक है, क्या नोटिस करना। चलें, आ गया आपका मैसेज, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब, मैं सबको क्लियर करना चाह रही हूँ कॉलर को। जी बोले जी। मेरी कॉल के बाद 2-3 कॉलें आई, किसी ने कहा कि साहब ये बेईमान खान है, और किसी ने कहा कि मुंह काला किया हुआ है। तो मैं तो सिंपल ये जानता हूँ कि समीना, ये जितनी भी बातें की जा रही है और ये गरीबों का ख्याल नहीं किया जा रहा है, ये गरीबों के ऊपर रख के तीर चलाया जा रहा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि गरीबों का ख्याल नहीं किया जा रहा, गरीबों पे रख के तीर चलाया जा रहा है। इमरान खान की दुश्मनी में अगर इमरान खान का मैं नाम ना लूं और मैं ये कहूं कि पाकिस्तान को एक बार सलाहियत, एक वो क़यादत मिली है कि जिसने यूनाइटेड नेशन में आके इस्लामोफोबिया पे बात की। पिछले जितने भी टुंडे लीडर आते थे, एक हाथ उनका जेब पे होता था, एक हाथ उनका ऊपर वाले पॉकेट पे होता था कि भाई ऊपर वाला पॉकेट मुझे भर दो। ये वही पाकिस्तान के गद्दार लोग थे कि जिन्होंने जा करके क्लिंटन के पास नाश्ता किया और नाश्ते से कारगिल से उन्होंने अपनी सारी की सारी हार मनवा ली। इन्होंने कहीं तो आपने अभी देखा नहीं कि हुकूमत के खिलाफ जो है ना अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन बड़ी संजीदगी से काम कर रही है, और पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी एक साथ खड़े हो गए, एक पेज पे आ गए। तो आपको क्या लगता है ये दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो अब हुकूमत के खिलाफ खड़ी होंगी, तो कुछ कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, या पहले की तरह बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करके रह जाएंगी, जिस तरह हमेशा कहा कि ये बिल पास नहीं होगा, ये नहीं होगा, पर असेंबली में सारे बिल पास करा दिए गए। तो अभी जो हलचल मची हुई है हुकूमत के अंदर भी, तो क्या कहेंगे इस सिलसिले में, क्या रोशनी डालेंगे आप, क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये लेकर आ जाए, इससे पहले भी लेकर आए और इंशाल्लाह इनके मुकद्दर में, इनके नसीब में सिवाय मुंह काला होने के कुछ नहीं लिखा। जहाँ पे मफाद परस्तियां हो, जहाँ पे बेटे बेटियां दामाद और समधियों को नवाजा जाए,
जहाँ पे और आपने देखा ना कि बहुत सारे इत्यादियों ने कहा कि जब तक इमरान खान के साथ रियासत खड़ी है तो हम भी इनके साथ ही खड़े हुए हैं। भाई रियासत तो होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि रियासत का तो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर मेरे घर का या आपके घर का थोड़ी है, वो तो पाकिस्तान है, उसको तो पूरी रियासत का वो प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ तो रियासत भी होगी, रियासती अदारे भी होंगे। जब तक इनके पालतू पाले हुए, इनके ट्रेंड किए हुए लोहार हाई कोर्ट में हुआ और आपके पुलिस हुई इनके पॉकेट के अंदर है, जब तक तो ये काम कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो फसल कट रही है, नई फसल आएगी, तो आप देखिए पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। पाकिस्तान बहुत बेहतरी की तरफ गया है इस वक्त, सिवाय पाकिस्तानियों के कोई दुनिया के कोई मुल्क पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहा। ये वाहिद पाकिस्तानी कौम है जो पाकिस्तान के खिलाफ उठा के आवाजें उठा रही है। गरीबों का नाम लेके इनको गरीबों से कुछ लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि इनके जो है ना नान नस्ते बंद हो चुके, इनके भत्ते आने बंद हो गए, इनकी पॉकेट मनी बंद हो गई है। तो किसी भी तरीके से बस अपने लोगों को प्रमोट करो, उनको लेकर आओ। अब मीडिया में आपकी रिकॉर्डिंग करके, आवाज रिकॉर्ड करके, प्रोग्राम रिकॉर्ड करके आपने ये गालियां दी, अपनी ये गालियां दी, ये वहां व्हाट्सएप पे भेजते हैं, वहां से इनको पैसा है। इसके अलावा इनको कोई काम नहीं है। कोई दुनिया का चैनल इस वक्त पाकिस्तान की उंगली नहीं उठा रहा। आपके पड़ोसी ममालिक उठा के कह रहे हैं कि हमारा मुल्क नीचे गया, लेकिन कोरोना में इमरान खान से हमारा मुल्क सीखे कि हम मुल्क पाकिस्तान को आगे लेके गए। इस वक्त पाकिस्तान के पास गारमेंट्स के सबसे ज्यादा ऑर्डर इस वक्त पाकिस्तान का है। आप उठा के देखें तो सही मीडिया के ऊपर, आप दूसरे चैनल तो देखें। ये लोग सिवाय, यानी कि आप कह रहे हैं कि गारमेंट्स की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं वहाँ पे जो हो रही है तो वो सबसे ज्यादा कामयाब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। पिछले 2 साल में आपको मैं बताऊं कि इंडस्ट्रीज को, गारमेंट इंडस्ट्रीज के सबसे ज्यादा ऑर्डर बांग्लादेश से और इंडिया से जो लोग फुलफिल नहीं कर सकते थे, पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी, हाफ प्राइस के ऊपर इनको इलेक्ट्रिसिटी दी। सबसे ज्यादा ऑर्डर इस वक्त पाकिस्तान में गए, सबसे ज्यादा पाकिस्तान से ऑर्डर। ये उठा के तो देखें, ये तो सिवाय इसके कि 2014 में, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत कामयाबी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान कामयाबी की तरफ जा रहा है। आप इंटरनेशनल मीडिया उठा करके देखें, दूसरों की बात सुने, ये सिवाय पाकिस्तानियों के कोई पाकिस्तानी की टांग नहीं खींच रहा। ये जितने पाकिस्तानी है सब इनकी है ना हुकूमत की टांग खींच रहा है। कोई कह रहा है रियासती इदारे इनके साथ है, कोई कह रहा है ये यूं है, कोई कह रहा है ये यूं है, कोई कह रहा है वो है। ओ भाई तुम देखो खुली आंखों से, साथ रहे 2 मिनट के लिए। मेरे साथ बहुत सारे कॉलर, मैं सबको एयर कर रही हूँ और सबको ले रही हूँ। जी बोले, छोटा मैसेज है सबका सब। जी कॉलर से पहले एक और कॉलर आए, वो सिस्टर देखे ये प्रोग्राम में तकरार जिसमें हम बात करते हैं आपस की, है ना, वो आके पहले जो शहजाद अकबर का पढ़ते थे, आज वो फवाद चौधरी की टिकट चल रही थी कि इमरान खान जैसा लीडर नहीं पैदा होगा जो आंखों में आंखें डाल के बात करता है। भाई ये बातें हमने टीवी पे सुन ली है, आप आगे प्रोग्राम में टाइम क्यों जाया करते हो? फिर ही आपके दूसरे कॉलर आए, फिर वही दोबारा। तो भाई आप जिनको गद्दार कह रहे हो वो क्यों गद्दार हैं भाई? वो उन्होंने गरीबों के लिए आवाज उठाई है। आपके इमरान खान ने कंटेनर पे खड़े होकर कहा था मैं नहीं छोड़ूंगा इनको जी, वो बात भी तो ये याद करे ना, ये कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तो छोड़ा, रेड कारपेट बिछा के भेजा, क्यों छोड़ा? बात तो अगर ये कोई गरीब की और बोलते क्या इमरान खान कि जी मुझे गरीब का दुख है और साथ में पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, जी मुझे गरीब का दुख है, गैस की कीमत बढ़ जाती है। तो भाई गरीब के लिए आवाज तो उठाओ, इमरान खान से बोलो ना अगर इतना मुंह में तप्पड़ है। सिर्फ मुंह पे यानी टीवी पे आके इस तरह बोलने से कोई फायदा नहीं है, करके दिखाओ। चले ठीक है। पाकिस्तान से भी एक कॉलर में था। जी हेलो जी। जी एक सेकंड पाकिस्तान से मैं ले लूं, एक सेकंड। जी हेलो जी बोलें। जी जी वालेकुम सलाम, बोलिए जी, बोलिए जी। आवाज नहीं आ रही मैम? आ रही है आवाज, बोले आप। हाँ जी, पाकिस्तान में बहुत खुशहाली है, ऑर्डर आ रहे हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो इंडस्ट्री है वो तरक्की कर रही है जी, ठीक है। अगर कोई तरक्की हो रही है तो फिर कहीं नजर भी तो आनी चाहिए ना, वो नजर क्यों नहीं आती है? जी कागजों पे तरक्की हो रही है, बस सुबह शाम आके बोल देते हैं ऐसे ही। अगर कुछ तरक्की हो रही है तो फिर कहीं लगती हुई भी नजर आनी चाहिए। जिस दिन से ये हुकूमत आई है मेरे ख्याल में एक पाई भी कहीं नहीं लगाई इन्होंने, कुछ भी नहीं लगाया। जो चीजें पहले टूट फूट का शिकार थी, रोड टूटे हुए, हर चीज वहीं पे खड़ी है। इन्होंने तो ये सिर्फ सवाए जनाब जी पहले वाली चीजों पे तख्तियां लगाने के और कुछ भी नहीं किया इन्होंने। अगर कोई है ऐसा काम हो रहा है मुल्क में तो फिर इसकी इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए, वहां पे जनाब जी पैसे की रेल पेल होनी चाहिए, डॉलर नीचे आना चाहिए। इतने ऑर्डर मिल रहे हैं, हर चीज वाफर मिकदार में मिलनी चाहिए। यहाँ पे तो पहले ही काल पड़ा हुआ चीजों का। जो चीजें थी वो अपने आपके पाकिस्तान में थी, वो भी आपने होने पोने में बाहर भेजी थी और फिर आप बाहर से महंगी वापस मंगवा रहे हैं, ठीक है। ये भी इनको समझ आनी चाहिए ना। अगर इतनी ही ज्यादा इंडस्ट्री जो है वो तरक्की कर रही है, गरीब आवाम को फिर रिलीफ मिलना चाहिए। फिर क्यों नहीं रिलीफ मिल रहा? अगर पाकिस्तान में इतना पैसे की रेल पेल हो गई है, फिर डॉलर भी नीचे आना चाहिए। अगर ये बात इनको समझ आ जाए ना तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आकर झूठ बोले फिर ऐसे,
जैसे इनका लीडर झूठ बोलता है सुबह शाम, उनके जो चेले मुरीद हैं वो झूठ बोलते हैं, ऐसे ये भी झूठ बोलते रहते हैं। खुदा को तरस करें, अगर आप ऐसे आगे एक नेशनल टीवी पे ऐसे झूठ बोलेंगे ना तो फिर गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जब आप उसके हक को दबाएंगे, उसके हक जो आप उसके आवाज नहीं बनेंगे ना, उस वक्त तक कोई भी हुक्मरान आवाज नहीं सुनेगा। देर है वैसे कैंपेन चलने में, देर है इलेक्शन की कैंपेन जो। एक सेकंड से बात कर लूं। जी हेलो जी बोले। जी इतनी लंबी छोड़ी गई कि रूस पाकिस्तानी अवाम को क्या रूस जर्मनी चीन वाले भी लपेट कर थक गए हैं। कहा गया जी कि पिछले मुल्क अपना सारा मुल्क जो है इमरान खान को बुला रहे हैं, अपना वो तारीफें कर रहे हैं। पिछले 3.5 साल में कितने मुल्क हैं जहाँ जिन मुल्कों ने वज़ीर आज़म को बुलाया अपने मुल्क में। बात यह है कि आपकी हालत तो यह है कि अफगानिस्तान का वज़ारत खारजा जो है वो आपको कहता है कि आपके बाकी मूली हैं, इसके बाद क्या रह जाता आपका। बात सिंपल सी ये है, खुद अभी चीन की चूंकि बात हुई है तो मैं इसके ऊपर थोड़ी बात कर लूं। खुद चिराग बंद चंद वक्त के अंधेरे में भी के उजालों से रोशनी नहीं होती। खान साहब जो है ये प्रोटोकॉल के खिलाफ थे, लिहाजा चीनियों ने भी प्रोटोकॉल नहीं दिया। इतनी बात को जो है अपोजिशन ने पतंगड़ बना लिया। बात यह है कि अलमिया ये नहीं है कि किसने चीन के दौरे में हमारे वजीर आजम और उनके वफद को सीधे मुंह नहीं लगाया। असल अलमिया ये है कि इस हुकूमत के बैरूनी दौरों से हमारी तौकात ही सिर्फ ये हो गई हैं, तो कोई हमारे साथ मिला ले, कोई हमें फोन कर ले, कोई तस्वीर खंंचवा ले, कोई मुस्कुरा कर देख ले, कोई सदके के चावल दे दे, कोई कशकोल जिम्मत में खराट डाल दे। चलो शुक्र है इमरान खान की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी होगी, चीनी सदर के साथ फोटो खिंच गई, लेकिन विंटर ओलंपिक्स के ग्रुप फोटो में इमरान खान को पिछली कतार में ऐसे खड़ा किया गया जैसे नालायक स्टूडेंट को बैक घंटे पर खड़ा किया जाता है। बाकी मैं फिर आता हूँ। थैंक यू जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये आप ये देखें कि बेनजीर की डेथ हुई थी तो बेनजीर ने कातिल लीग कहा था कि ये काफ लीग को, आज इमरान खान इनको यो औकात दिलाई के 10% उसके पैर में बैठा हुआ है। वो भूल गया अपनी बीवी को कि उसकी बीवी ने कहा था कि ये कातिल लीग है और वो उससे भीख मांग रहा है। उसको देखें टीटी शरीफ को, वो भीख मांग रहे हैं इससे कि सब एक हो जाओ और इसको निकालो। वो पेट फाड़ना कहाँ गया, घसीटना कहाँ गया। तो हम लोग खुश हो रहे हैं कि ये मुल्क के मफाद में ये लोग काम कर रहे हैं, जबकि किसी को पता नहीं है कि सिर्फ अपनी मौरूसियत को बचाने के लिए और अपनी टब्बर को बचाने के लिए सारी हिकमत अमली है। आप देखें ना कि अगर इतना खतरनाक मुल्क है और महंगाई है, पता नहीं क्या क्या है, मुसीबत है मुल्क, तो ये इंतजार क्या कर रहे हैं 3.5 साल से। आप एक नजूमी कह रहे थे कि वो बनेगी अपना मरियम कैदी, मरियम को तो करीब भी नहीं आने दे रहे हैं। वो शहबाज शरीफ बाप बेटा, वो आप इतने इख्तिदार के भूखे हैं, ये सुबह सुबह निकल जाते हैं कि कहीं से कोई आसरा मिले, इनको कुर्सी मिल जाए। तो इनमें अभी आप ये देखें डे बाय डे सिचुएशन चेंज होगी। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इनमें तप्पड़ ही नहीं है। जी तप्पड़ होगा तो ये एक्शन ले सकते हैं। ये जलसा खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान की कॉलर ने भी जलसा शुरू कर दिया भाई। वो सिर्फ पाकिस्तान के कॉलर मेरे साथी हैं, पाकिस्तान के कॉलर मेरे साथी हैं जी। उन्हीं को वो कह रहे वादे किए थे जी, बताएं। वो याद नहीं दिलाते, पेट अभी है ना, वो बात करेंगे ना आपसे जी, बोले जी। नवाज शरीफ क्या कह रहा था कि मैं वो स्विस अकाउंट से पैसे ला करके आपके कदमों में निछावर करूंगा। वो वादे कहाँ गए? तो भाई वादे जलसों में वादे होते हैं, आप भी वादे कर रहे हो और ये ऐसे ही मुल्क चलता है। ये हमारा ये एक कल्चर है। बात ये है कि हमने 40 साल बर्दाश्त किया, आपको 5 साल बर्दाश्त करना है। तो आपको इतनी हिम्मत करनी है, इतनी जल्दी आप करते हैं। और नजूमी की फोरकास्ट देखिए इस दिन चले जाएगी, ये भी वो मरियम कैदी की तरह इस दिन चले जाएगी, इस दिन चले जाएगी। अरे भाई चले जाएगी तो सबको पता चल जाएगा। तो अभी जो इतना शोर मच रहा है हुकूमत को गिराने के लिए, अपोजिशन एक साथ हो गई है, तो आपको अभी भी लगता है कि ये चूरन बेच रहे हैं, चले हुए कारतूस है, जिस जिंदा रहने के लिए लोग हरकत कर रहे हैं। ये इनकी जगह नहीं है कोई। आप देखें भाई कहाँ बोलेंगे, कहाँ बात करेंगे। ये सब एक सेकेंड जी। हेलो जी। अच्छा, मैं पाकिस्तानी जो कॉलर है उनसे पूछना चाहता हूँ, जो आपने रेड कारपेट बिछाया था आपके शेर के लिए, यार उस पे खुद ही चल जाएगी अगर वो नहीं आ रहा तो।
थोड़ी तो फीलिंग लो यार, उसके आने का मजा तो ले लो। अगर वो नहीं आ रहा तो आप ही चल लिया करो, तो आपको फीलिंग जरूर आएगी। अच्छा, मैं आपको समीना एक बात बता देता हूँ, बड़े वसूख से बताता हूँ कि इमरान खान, पीटीआई और पाकिस्तान लाजिम और मलजूम है। जिस तरह से इमरान खान पाकिस्तान को ऊपर लेके जा रहा है ना, यकीन करें कोई और लीडर में तस्वुर ही नहीं है पाकिस्तान के लिए। इमरान खान ही सिर्फ वाहिद लीडर है, यकीन करें। किसी में चले आपके नजदीक इमरान खान ही वही लीडर है, वही लेके जा रहा है, ठीक है। वो माफिया करप्ट लोग जो एक टोला बनाते हैं और 3 महीने नहीं होते और इमरान खान को गिराने चलते हैं और खुद ही गिरते चले जाते हैं, अपनी नजरों में ही गिर जाते हैं और आवाम की नजरों में भी गिर जाते हैं। महंगाई का इशू चले एक सेकेंड जी, हेलो जी रुक जा, एक सेकेंड जी, हेलो जी, एक सेकेंड मेरे साथ इतने सारे कॉलर है, एक सेकेंड। पाकिस्तान से जो कॉलर है उनको भी कह रही हूँ आती रहें जी, बोले जी। जो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अभी अदम एतमाद का जो सिलसिला, उस पर कुछ बात करना चाहूंगा जी। देखिए 3.5 साल हो गए गवर्नमेंट डिलीवर कर नहीं सकी। अब जब उन पे लानतान हुई तो उन्होंने सोचा कि कुछ डिलीवर करके दे, और वो साथ साथ उन्होंने जो नवाज शरीफ के दबाव में रखना था, साथ में वो कुछ काम करने की भी सोचा। अपोजिशन ने जी, अब इनके पास 1.5 साल रह गए। अपोजिशन इनको मसरूफ रखना चाहती है, उलझाए रखना चाहती है, और अपोजिशन ये चाहती है कि काम ना कर सके, मुसलसल दबाव में रहे। तो ये तहरीके अदम एतमाद का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो उसकी एक वजह ये भी है कि गवर्नमेंट चूंकि पहले 3.5 साल में कोई डिलीवर कर नहीं सकी, और इनको ये 1.5 साल जो है उलझाए रखो ताकि कुछ कर ना सके, और साथ साथ दबाव भी बरकरार रखें। अब इससे फायदा यानी कि आपको लग रहा है सिर्फ दबाव डाल रही है अपोजिशन इनके ऊपर? देखिए, ये दबाव बढ़ाने का तरीका होता है गवर्नमेंट के ऊपर, और ये देखिए नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों अपने अपने कार्ड खेल रही है और साथ में मुश्तरका कार्ड भी खेल रही है। ये देखिए, ये दबाव जब बढ़ाएंगे तो लाजिमी बात है इनसे या तो गवर्नमेंट मुज़ाकरात करेगी या एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात करेगी, ठीक है ना। तो इन दोनों को भी दबाव में लाने की ये कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखेंगे जरदारी साहब अगर मुतारिक हो गए तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ पीछे है जरूर, और वो ऐसे इतने सालों से बाहर नहीं आए, 3-3.5 साल के बाद वो बाहर आए, तो यकीनन कहीं ना कहीं से कुछ गारंटी, कोई श्योरिटी जो कि पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा लेके आए होंगे, ठीक है ना। साथ में देखें वो जो 2 पार्टी है एस्टैब्लिशमेंट की, काफ लीग और MQM, ठीक है। तो काफ लीग के साथ जरदारी साहब बात कर रहे हैं और MQM के साथ नून लीग बात कर रही है। अब ये एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी अगर वाकई इधर से उधर हो गई तो इसका मतलब आप समझ जाए कि इशारा कहाँ से है। अगर इशारा वहीं से है तो फिर गवर्नमेंट बचने मुश्किल नहीं। तो वो लोग भी तो यही कह रहे हैं कि बस वो बेसाखियां हट गई तो समझ लें गवर्नमेंट को तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जाने में। इमरान खान अगर आजादी से आजाद होंगे, PTI आजाद करवाएंगे, वजीर आज़म कहेंगे मैं आजाद हूँ, तो फिर हम इनसे जो ना हमारे मेंबर पूरे हो जाएंगे अदम एतमाद लाने के साथ साथ। तो आपको लगता है ये जो अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे कि अब अपोजिशन के मेंबर पूरे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? लगता है आपको कि जैसे 2 एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है, काफ लीग और MQM, अगर ये तो तोड़ लेते हैं तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। पर इत्तेहादी तो ये कह रहे हैं ना कि ये रियासत के साथ हैं, हम तो रियासत के साथ हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान है तो हम रियासत के साथ हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसने कहा? जी, ये जी और MQM ने जी तो नहीं कहा, नहीं इन्होंने हम अपनी पार्टी से मशावरत करके आपको बताएंगे। MQM से तो बातें चल रही हैं जी। साथ साथ पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी अपनी इंतखाबी मुहिम भी चला रही है, और इन्होंने 2 बड़े जलसे करे हुए। नसीराबाद में आप देखें ठीक ठाक बड़ा जलसा करा, और साथ में सरगोदा में किसानों का जलसा, और इसी के साथ साथ उन्होंने तो अभी ये भी तो कह रहे हैं कि इमरान खान भी तो अभी जलसे करने निकलने वाले हैं। इमरान खान भी बड़े जलसे करेंगे, अभी निकलेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान जी, तैयारी हो रही है जी। देखिए वो तैयारी जब करेंगे, अभी तो पीपल्स पार्टी निकली हुई है, और पीपल्स पार्टी देखिए नून लीग के लिए बड़ा मुश्किल है PTI के उन मेंबरों को अकोमोडेट करना जो नून लीग का टिकट चाहते हैं, तो वो उनको अकोमोडेट करेगी पीपल्स पार्टी। और 3 रोजा दौरे पे बिलावल भुट्टो भी जनूबी पंजाब जा रहे हैं, साथ में बड़े जलसे भी कर रहे हैं। तो वो जो मेंबर जो PTI के जो गुमगू का शिकार हैं, वो यकीनन पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी उनको अकोमोडेट कर सकती है। और पीपल्स पार्टी ने बड़े जलसे करके दिखाया, वो जनूबी पंजाब में जा रही है, जहाँ उनकी रिश्तेदारियां भी है, पुरानी दोस्तियां भी है और जान पहचान भी है। तो ये जो है हुकूमत काफी दबाव में है,
चाइना का दौरा भी कोई खास नहीं रहा, और इसके साथ साथ जो पार्टी के मामलात हैं वो भी कुछ सही नहीं जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट दबाव में है, अपोजिशन के पास ये टाइम है कि उन्होंने पहले जो भी कुछ करना था करके देख लिया, उससे कुछ काम बना नहीं, तो उनको समझ में आ गया कि भाई जब तक ये पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना नहीं बनेंगे, और इन सब चीजों के पीछे मौलाना है, मौलाना का दिमाग काम कर रहा है। आप मौलाना को कम नहीं समझे, मैंने काफी पहले कहा था, और वो एक हमारे कॉलर आते हैं ना, वो आला हजरत कहते हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं, असल दिमाग उन्हीं का है इन सब चीजों के पीछे। और वो इसलिए कॉन्फिडेंस गेन करा कि उन्होंने 3 शहरों में, उनको 4 शहरों में बड़ी शिकस्त दी है, वहाँ KPK में PTI को। तो एक सेकंड ऐसा होल्ड कर लेता सही, ये बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं। जी पूरा ले लूं मैसेज का, कॉलर को ले लें फिर मैं दोबारा बात। चले कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया जी। एक सेकंड जी हेलो जी, ये 30 सेकंड का मैसेज है, जो 30 सेकंड का देंगे उनको 30 सेकंड का मैसेज है जी। आप इनकी बौखलाहट का अंदाजा लगा लें इमरान खान की, कि नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम बना, सही है। कभी आपने सुना कि नवाज शरीफ जो वो बल्दियाती इलेक्शन में जाके तकरीर कर रहा हो, सही है। अब इमरान खान ने पंजाब के जो इलेक्शन हो रहे हैं बल्दियाती, उन्होंने इमरान खान ने इसका चार्ज संभाल लिया है। ये इतने बौखला गए हैं कि इनकी असलियत जो है वो बल्दियाती इलेक्शन में ही पता चल जाएगी इस पार्टी की, पंजाब के अंदर क्या हालत है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज सिस्टर, जो आप बलूचिस्तान के अंदर आप देखें तो वहां की भी जो हुकूमत है, इनको उन्होंने वार्निंग दे दी है कि उन्होंने 2 वजारतों का वादा किया था, 2 वजारतें उनको अब तक नहीं मिली है। तो उन्होंने भी कह दिया है कि अगर हमारे साथ नहीं इत्तेहाद किया गया तो हम अलग हो जाएंगे, अगर हमें वजारतें नहीं मिली। तो ये इनके ऊपर घंटी जो वो नहीं, तलवार वो लटक रही है, पंजाब में भी और ये बलूचिस्तान में भी। और MQM ने भी आज बोल दिया है कि ये जो बिजली का, गैस का मसला है, महंगाई का, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। तो जो आज इन्होंने मुलाकात करी है ना शहबाज शरीफ ने, तो उस पर वसीम अख्तर ने यही बयान दिया है। तो कहने का ये मतलब है सिस्टर कि इंशाल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अप्रैल का महीना इनके लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा इंशाल्लाह ताला। चले जी, ये इतनी देर से मेरे साथ होल्ड पर है जी। कर लें, अगर आप बुरा ना माने तो किससे बात हो जाए? क्या आप क्या चाह रहे हैं, किसी और से बात करनी है? मैं चाह रहा हूँ कि देखिए, पहले चाइना के विजिट की बात स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी काफी अभी आपने बहुत सारे कॉलर की बात सुन ली होगी ना, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये विजिट हुआ चाइना का जी, हम कैसे प्रूव करें कि ये सही हुआ या गलत हुआ? हम एज ए कॉलर हैं, किस तरह बताएं किस तरह, पहले आप बताएं। अरे भाई, ईपैड के बारे में बात हुई, तमाम मीडिया कह रही है कि वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये सबने सुना होगा, आप उसको एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री, मुझे नहीं पता। वो तमाम चीजें तो इख्तियारी पॉलिसी के बारे में बात करनी थी, उसमें बैठे नजर आए टीवी के ऊपर इमरान खान उनके साथ, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ, उसने अर्जेंटीना, तो फिर पोलैंड, उनमें सबको 1 by 1 कैसे होता है वो तरीकेकार ये हुआ। अब सवाल ये हो रहा है कि अब जो ये 3 दिन पिछले वीकेंड से जो शतरंज का गेम शुरू हुआ है ना, वो जमा है किसका? इत्तेहादी। मौलाना खीर के पास चले गए, मौलाना खीर के पास थे तो मौलाना साहब ने अपने इत्तेहादी जो उनके हैं PTI के, उनसे बारे में जोड़ तोड़ क्या बात होती है। लेकिन आप कुछ 2 दिन 3 दिन के बाद आप ये सुन रही होंगी किसी ने किसी को धोखा दे दिया इनमें से, या सुन रही होंगी। ये सोचे ना कि कहाँ शहबाज शरीफ की नून और कहाँ पीपल्स पार्टी को कोई मेल नहीं खा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, वो सुनने को एक दूसरे की तैयार नहीं थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ ये सही कहा, एक आपके कॉलर में, अच्छे कॉलर है वो अच्छे तजजिया भी देते हैं, उन्होंने ये कहा ना कि भाई ये इसको उलझा के रखेंगे इसमें, इसी वजह से कि इससे दबाव डलता रहे, ये कुछ और दबाव डाल रहे हैं जी, दबाव डालें। अभी 2-3 दिन की बात है, वो सुन रही होंगी आपको, फलाने ने धोखा दे दिया, वो नहीं है उसके साथ, वही मौलाना के साथ। मौलाना तो मास्टर माइंड है ना, वो तो उन्होंने कहा कि भाई जी बात है, अगर उसने बल्दियाती पीटा हुआ है तो इसका कुल आपको जैसा नजर नहीं आ रहा है, ये सिर्फ खाने चल रहे हैं, दोपहर का लंच हो गया और उसके बाद फैसले हो रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीज मुझे नहीं, ऐसी कोई स्ट्रांगली कोई ऐसे कहें कि जी वो बिल्कुल इत्तेहाद हो गया और एकदम इसको जो है ना अदम एतमाद का वोट जो है ना अब हम लोग लेकर आ रहे हैं। अब तो मेंबर्स पूरे करेंगे, अभी तो समझे, वो सही कह रहे हैं कि अभी दबाव डाला जा रहा है कि अभी तो भाई ये मीटिंगें सिर्फ वालों हाई की हो रही हैं अभी तो। वो फिर अब देखिएगा इमरान, ये PTI की तरफ से इनका वक्त आएगा, इनके पास आएगा, नहीं आप लोग हमारे साथ हैं और हम आपको वजारतें देंगे। ये सारी चीजें इससे सियासत का एक हिस्सा। मैं अपने हिसाब से ये सोचता हूँ कि अब तक क्या होता रहा है, आप देखें ना, किसी की भी हुकूमत रही है उसमें यही रहा है, जोड़ तोड़ करके किसी तरीके से होता है कि भाई जोड़ तोड़ करके ना उनको राजी कर लिया, भाई फजा हो गया। सही कह रहे हैं। चले
एक सेकंड होल्ड करें। जी जी, हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कह रहे हैं दबाव डाला जा रहा है जी, और वो दूसरी बात क्या है, इनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये वफादार और खुददार और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। आप एक कॉमन सेंस लगाए, वो कह रहे हैं इनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये दोनों तरफ खेल रहे हैं। कभी तो बोलते हैं इन्होंने काम नहीं किया, इनकी कारकर्दगी क्या है। आज इन्होंने सच बोल दिया कि इनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, इनको उलझाया हुआ है, इनको दबाव में। ये कौन से पाकिस्तानी है? ये अपोजिशन पाकिस्तानी है कि कुर्सी के लिए ये काम नहीं करने दे रहे, इन पे दबाव डाल रहे हैं? भाई आप सियासत करें, ये अब ये मैच थोड़ी हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। तो आप इनका माइंड सेट देखें कि एक कुर्सी के लिए आप काम नहीं करने दे रहे। दूसरी बात है कि वो नजूमी ने अप्रैल का डेट दे दिया। अब वो जनवरी 24 था, वो दिसंबर 24 को इनके कायद आ रहे थे, वो कैदी नवाज शरीफ, वो भी वापस नहीं आए। तो भाई ये नजूमी से इंशाल्लाह और माशाल्लाह से हुकूमत नहीं आती है। ये हुकूमत जाएगी जब अल्लाह चाहेंगे, और अल्लाह 5 साल बाद चाहेंगे, और अल्लाह ताला दोबारा लेके आएंगे। तो ये नजूमी से फोरकास्ट से तोता लेके बैठ गया भाई। यानी कि बस आपका कहने का मकसद है, जिस तरह कॉलर ने कहा कि यही पाकिस्तान के लीडर हैं और इनके सिवा कोई लीडर नहीं बनेगा, और एक बहुत वो जैसे वो कॉलर कह के गए, वो ये आप भी कह रहे हैं कि ये अभी नहीं जाएंगे, अभी 5 साल और पूरे करेंगे। चले आगे आपका मैसेज एक और कॉलर को देते। जी, तोते ने एक फाइल निकाला था, उसमें लिखा हुआ था मरियम कैदी वजीर आजम और हमजा शरीफ जो है ना वजीर आला। तो ये भाई इससे हुकूमत नहीं जाती है। बात आप कोई दलाइल से बात करें ताकि आप इसको वजाहत कर सके। मैंने कहा ना कि कातिल लीग के पैर पकड़ने गया जरदारी, इमरान खान इनको औकात पे ले आया। वो पेट फाड़ने वाला वो पेट फाड़ रहा है, एक दूसरे का पेट फाड़ रहा है। ये तो इनको हजम नहीं होगा। थैंक यू। जी जनाब, जी 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 बोले। जी जी जी, बात ये है कि जिनको नजर में मोतिया होने के बाद अपना आप चौधरी परवेज इलाही कातिल नजर आ रहा है, वही जो है 3.5 साल पहले उनका लीडर जो है वो चौधरी परवेज इलाही और उनके वारियों को रोजाना सुबह दोपहर शाम चूम चूम कर आंखों को लगाया करते थे। जी, आप वो अगर दूसरी जगह मिले हैं किसी, तो अब उनको अपना इनके खराबियां नजर आ रही हैं। अब बात ये है कि अभी की बात हुई थी चीन के दौरे की। जो चीन के दौरे की तारीफें कर रहे हैं, वो पीपल्स डेली ऑफ चाइना के ऑनलाइन इंग्लिश अपना वेबसाइट पे जाएं और जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ 31 नुकात के ऊपर, उसको पढ़ लें तो तसल्ली हो जाएगी। उसमें कहीं पे ना कोई कर्जे की बात हुई, ना किसी माली इमदाद की बात हुई, ना किसी कर्जे की बात हुई, ना किसी सी पैक के मंसूबे की बात, पर्टिकुलर मंसूबे की बात हुई, ना ही कोई किसी किस्म का अपना कमिटमेंट हुई, ना ही किसी किस्म का कोई MOU साइन हुआ, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। तो उसके बाद आप फिर किस चीज के ऊपर ढिंडोरे पीट रहे हैं जी के दौरा जो है बड़ा कामयाब हुआ। अब दूसरी बात ये जो अभी अब बात हो रही थी अदम एतमाद की, अब मैं ये जरा इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये अपना दिलचस्पी की बात है। अदम एतमाद की तहरीक अब नहीं आएगी। अब जो है हिकमत अमली तब्दील हो रही है। अब अदम एतमाद की बजाय हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि वो एतमाद का वोट लें। उसकी वजह ये है कि अदम एतमाद की जब तहरीक पेश हो तो उसमें अगर PTI के लोग हुकूमत के खिलाफ वोट दें तो PTI जो है उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। लेकिन जब एतमाद के वोट के ऊपर जब एतमाद के वोट के ऊपर अगर कोई पार्टी का बंदा नहीं आता है तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। इसलिए जो है वो इस तरह अपना एतमाद का वोट लेने पर मजबूर किया जाए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद अब खुद वोट लेना पड़ेगा, उसको हुकूमत को लेना पड़ेगा। अब मुख्तर खत्म करता हूँ। उसमें ये है कि एक बिल, कोई ना कोई बिल लाया जाएगा असेंबली में, जिसको जो है वो अपना नाकाम बनाया जाएगा, या अगर अपोजिशन का होगा तो उसको पास करवाया जाएगा। इस सूरत में जो है अखलाकी तौर पे दुनिया में एक दस्तूर है, जब किसी बिल के ऊपर फेल हो जाए हुकूमत तो उसको मुस्तफी होना पड़ता है या फिर एतमाद का वोट लेना पड़ता है। अब जो है कि बाप, काफ लीग या MKM की मुलाकातें, ये सारी बातें जो है इस बात को जाहिर कर रही हैं कि अपना इस तरफ जो है अपना वो पेशरफ्त हो रही है। उसके बाद जो है इमरान खान के जलसों के ऐलान जो है ये साफ जाहिर कर रहे हैं कोई खुदकशी की तरफ अपना जा रहे हैं। अब बात मुख्तसर ये है कि जिन पे इनको तकिया था, अब वो जिन इनके साथ नहीं रहा। जब बाप गिले शिकवे शुरू कर दे तो समझ लें कि बाप को कौन चलाता है। जब GTA मुलाकातें करना शुरू कर दे अपोजिशन से तो समझ सबको पता है कि उनके दागे कौन आता है। ट्यूटी मंडेर से चिड़िया कब उठती है, कबूतर कैसे उठती हैं, कब दोस्त नाराज होते हैं, कब गाय के किस वजह से होते हैं।
जरदारी की चौधरी फरहान से मुलाकात, ये जो है ये सब बहुत कुछ जो है वो जाहिर कर रही हैं। इसलिए जो है जैसे लग रहा है कि अप्रैल तक जो है इस हुकूमत का जो है तख्ता जो है वो होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। जी जी जनाब जी, अभी आपने कॉलर की बात सुनी, उन्होंने कहा कि अब अदम एतमाद जो है ना वो नहीं लेकर आएगी कहते हैं ना अपोजिशन, बल्कि अब ये खुद अदम एतमाद जो है ना इनको लेना पड़ेगा। अपोजिशन हुकूमत पे जोर डालेगी, वज़ीर आज़म इमरान खान को लेना पड़ेगा। अब सारी अपोजिशन जमातें एक साथ हो रही हैं। आज आसिफ जरदारी की भी चौधरी बरादरान से मुलाकात भी हुई और बहुत अच्छी मुलाकात हुई। तो क्या कहेंगे अब आप? एक सेकेंड होल्ड करें। जी जी, मैं बात वहां से शुरू करूंगा जहां से आपके कॉलर कह रहे थे। मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे रहा, मैं माजरत के साथ बट साहब, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ ताकि बाकी सुनने वालों को भी पता चले कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जब चीन गए थे जी, चीन जो गए हैं, तो चीन में कोई ऐसा एमओयू साइन नहीं हुआ, कोई तस्वीरें नहीं खींची और पीछे बच्चे की तरह, ये तो सारे खैर खाली सिर्फ और सिर्फ बातें, इल्जाम लगाने वाली बातें हैं। लेकिन पाकिस्तान और चीन के दरमियान ये मुआहदा हुआ है कि चीन जो है अपनी कई इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लगाने के लिए तैयार हुआ है। इसके ऊपर बातचीत हुई है। चीन जो है पाकिस्तान में अपनी ऑयल रिफाइनरी लगाने पे बात हुई है। इसीलिए आज जो है सऊदी अरब के वजीर दिफा जो है वो बाकायदा आए पाकिस्तान, आने के बाद उन्होंने बातचीत भी की है। उसके साथ साथ ब्रिटेन से उनकी मुलाकात हुई है कि जो फरवरी के एंड में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर जो पिछले 40 साल से कोई इस काबिल ही नहीं था कि बैठ के अंग्रेजी में बात कर सके कोई प्राइम मिनिस्टर, तो इस प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बाकायदा दावत दी है बुलाने के लिए, क्योंकि सबको पता है ये पर्चियों वाला नहीं है। इसका समझी जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि डॉलर को आर्टिफिशियल ऊपर रखा हो। जिनकी औलादों के नाम बाप के ऊपर ना हो, नाना का सहारा लेके उन्होंने बिलावल जरदारी को बिलावल भुट्टो रखा हो और मरियम सफदर को मरियम नवाज शरीफ कहा जा रहा हो, सिर्फ और सिर्फ अपने साइकोलॉजिकली इनके करप्ट लोगों को जिंदा रखने के लिए, तो वो इनको पाकिस्तान की तरक्की को नहीं देख सकते। और जो तो आपने आखिर में बात की कि जनाब ये तमाम पार्टी एक साथ होके अदम एतमाद का वोट लेकर आ रही है, तो इससे पहले भी लेकर आई है ये नहीं। अभी तो एक कॉलर ने कहा कि नहीं लेकर आ रहे, अब तो इनसे लिया जाएगा, हुकूमत से, वज़ीर आज़म इमरान खान से लिया जाएगा। ये हुकूमत से भी ले ले, कोई बात नहीं है, हुकूमत से भी ले ले। अब उल्टा हो गया, पहले लेकर आ रहे थे अदम एतमाद के वोट लेकर एक साथ इकट्ठे हो रहे थे, मगर अब जो है हुकूमत से ही मांगेंगे सब जमातें एक साथ होके। MQM काफलिक जी, देखिए जब मांगेंगे तो देखा जाएगा। ये तो फर्जी बातें करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। एक कॉलर आए कि साहब पाकिस्तान में खुशहाली हो गई है, पाकिस्तान में नदियां बह रही है, उनसे कहे कि जरा निकल के जाएं और जाके इंडस्ट्रियल एरिया में घूमे, रेजिडेंशियल एरिया से निकले, टेलीविजन के कमरे से बाहर निकले, जाके देखें जो मैं बात कह रहा हूँ आपसे, आप उसको जाके बाकायदा वेरीफाई करें इंडस्ट्रियल एरिया। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ये मीडिया पे ही बातें उछल रही हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई है, हुकूमत जाने वाली है, मगर असल शक्ल कुछ और है। आपका कहने का मकसद ये है? सामने मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये मीडिया के ऊपर ही है। यूट्यूब पे पड़े हुए कितने लिफाफा जो इनके सहाफी हैं जो हुकूमतों से पीपल्स पार्टी के दौर में भी लेते रहे, नवाज शरीफ के दौर में तो हर तीसरा आदमी बिका हुआ था सहाफी। कितने टेलीविजन के ऊपर बातें आती रही हैं, कितने स्कैंडल आते रहे। स्कैंडल भी वो स्कैंडल के जो बाकायदा कोर्ट से अदालतों से उनके ऊपर जुर्माने हुए, सबकी रिपोर्टें पड़ी है, सबकी तस्वीरें खींची पड़ी है, सबके एक आदमी का, मैं किसी का नाम लूंगा तो वो गीबत पे चला जाएगा, लेकिन कई लोगों की वीडियो पड़ी हुई है, कई लोगों के नाम आए हुए, बाकायदा ये मीडिया सेल चलाती रही है मरियम सफदर साहिबा, और वो बाकायदा जो था वो दिखाती रही है, यूट्यूब के ऊपर आता रहा है। उनके तो झूठ, कोई एक आदमी मुझे ये साबित कर दे आके नवाज शरीफ के ग्रुप का कि जनाब मेरी तो लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। यार इतना बड़ा झूठ, इसके बाद तो इनको बिल्कुल बिलों में चला जाना चाहिए। लेकिन मैं तो हैरान हूँ और हैरत है मुझे इनकी हिम्मत के ऊपर और इनके हौसले के ऊपर कि तब भी आकर के सीधा चौड़ा करके बात करते हैं। मकसद ये है कि यार क्या हो गया इन लोगों को, कहीं तो खुदा के वास्ते कहीं जाके ठहरे, कहीं तो बात करें। पाकिस्तान की जब आवाम की गुर्बत की और गरीबी की और बिजली की और पानी की बात आती है, MQM स्टैंड लेती है तो कहते हैं साहब ये MQM जो है अब इनको हुकूमत गिराएगी। अबे हुकूमत क्या गिराएगी भाई, वो उनको हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। काफ लीग वाले अगर प्रेशर डालते हैं हुकूमत के ऊपर तो उनको कहा जाता है कि काफ लीग छोड़ के भाग रही है, इनकी हुकूमत गिर जाएगी। तुम ये नहीं देखते हो कि जब तुम आवाज उठा रहे हो और जो ऐवानों में गए हुए लोग, अवामी इदारे के लोग, जब वो जाके ये बात करते हैं हुकूमत से पानी और बिजली और महंगाई के ऊपर, तो आप कहते हैं कि हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत कहीं नहीं गिर रही,
हुकूमत मजबूत है। पाकिस्तान यानी कि आप कह रहे हैं हुकूमत नहीं गिर रही बल्कि हुकूमत 5 साल और पूरे करेगी, आपके कहने का मकसद ये है? कहीं नहीं जाएगी। आप ये देखें ना, वो तो मियां साहब जो थे अमीरुल मोमिनीन बने हुए थे अपने दौर में। तो अभी जो ये कॉलर कह रहे हैं कि बस अप्रैल तक ही इस हुकूमत का बस बाय बाय हो जाएगी ये हुकूमत, तो आप कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं जाएगी? हुकूमत कहीं नहीं जा रही, कोई कहीं नहीं जा रही, अगले 5 साल भी पूरे करेगी ये हुकूमत। क्योंकि अमीरुल मोमिनीन तो आ रहे थे, आते आते रुक गए, उनकी तो डीले चल रही थी, पता नहीं क्या क्या चक्कर चल रहा था उनका। वो आते हैं फिर आके रुक जाते हैं, वो तो आजकल रुके हुए हैं। और ये इस तरह के लोग है ना, साइडों से बोलते रहेंगे लेकिन कारवां चलता रहेगा इंशाल्लाह। कारवां चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत लंबा मैसेज आपने ले लिया जी। हेलो जी। जी सर, मुझे भी जरा 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। हाँ आप भी ले लें जरा 1 मिनट के लिए। फैसल भाई भी बेचारे आ रहे हैं, बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं, मगर फैसल भाई को मौका नहीं मिल रहा। फैसल भाई साथ रहे, मैं लेती हूँ आपको जी। आपके आज के प्रोग्राम में 4 कॉलर हैं पीटीआई के, 3 कनाडा से हैं, 1 अमेरिका से हैं, ठीक है। आप ये देखिए, पहला सेगमेंट आपका जब शुरू हुआ लता मंगेशकर से, सही है, उन 4 कॉलर ने आके उस पे कोई एक वर्ड नहीं बोला क्योंकि वो दुनिया से चली गई। आप छोड़े, अभी आप अपनी बात कर लें, टॉपिक पे बात कर लें, टाइम बहुत कम है, इस पे बात कर लें। बात पे आ रहा हूँ ना, टॉपिक पे आ रहा हूँ। ये 4 ने ये साबित कर दिया कि ये बहुत पक्के इमरान खान के आदमी हैं कि जिस तरह इनका लीडर किसी को ताजियत नहीं करता, किसी के जनाजे में शिरकत नहीं करता, इसी तरह इन 4 कॉलरों ने भी आके वही साबित किया कि जी हमें लता पे बात नहीं करनी है। अब बात हो रही है सी पैक के ऊपर। तो सी पैक पे भाई आगे भी जो इतनी बड़ी तकरीर कर रहे हैं कि इतनी कंपनियां आ रही हैं, वो तो भाई हम कहीं जब से सी पैक का मुआहदा शुरू हुआ है तब से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि इतनी कंपनियों ने साइन कर दिया है। कहाँ वो कंपनियां? आज वो उनसे ये मैं पूछता हूँ कि किसी एक टॉक शो का नाम बता दें कि आज पाकिस्तान के किसी एक टॉक शो में ये हुआ होगा जी इमरान खान ने बहुत बड़ा तीर मान लिया कि जी सी पैक का बहुत बड़ा मुआहदा करके आया। इतनी 2 कंपनियों के नाम लेके बता दें, वो बस मुंह से कुछ भी आए कि जी इतनी कंपनियां। एक सी पैक की बात हो गई। तीसरी बात, वही तीसरी जमात के तालिब इल्म आके बार बार कातिल लीग। भाई इससे पहले इमरान खान की हुकूमत से पहले ही जब ये इनकी हुकूमत आई थी, क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, जरदारी की, तो उस वक्त भी ख्वाब लीग इनकी इत्तेहादी थी, बेनजीर शहीद हो चुकी थी। भाई मेरे सियासत में सब कुछ चलता है, सियासत इसका नाम है सियासत, पॉलिटिक्स, इसमें सब कुछ चलता है। इसमें ये नहीं है कि वो पेट फाड़ के पैसा ले आऊंगा, वो कातिल था, वो मुजरिम था, वो सजाए मौत था। इसमें ये चीजें नहीं होती, इसका नाम है सियासत। तो सियासत में आपने जब कदम रखा था तो पता नहीं उस वक्त आप कौन सी सियासत में थे मेरे भाई। ये इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। आप जरदारी इस वक्त पाकिस्तान में उससे बड़ा पॉलिटिशियन ना पैदा हुआ है ना होगा भुट्टो साहब के बाद, कि वो इतना बड़ा है कि खुद काफलीग वाले सिस्टर ये कहते हैं कि हमने उनसे सीखी है पॉलिटिक्स। तो अभी जरदारी ने आज मुलाकातें की चौधरी बरादरान से, तो आप क्या कह रहे हैं कि क्या नजर आएगा, क्या मुलाकातें हो रही हैं, ये निकल कर आ गए वो जी? ये बलूचिस्तान में भी इनकी हुकूमत गिरेगी और इनकी हुकूमत पंजाब में भी। चले आप देखते हैं कि आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी इनकी हुकूमत गिरेगी, पंजाब में भी गिरेगी, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ठीक जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। देखिए आप सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं और बहुत सारे जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। इनको तो मौका ही नहीं मिला आज इस पे बात करने का, तो मैंने कहा पहले इनको से ही स्टार्ट करते हैं। जी बोलिए। अच्छा जी, समीना जी देखें। हाँ जी समीना जी बोलिए। सर भाई मेरे अच्छे से भाई जी देखें पहले तो क्या कहेंगे। देखिए किसी भी हुकूमत का काम होता है वो डिलीवर करना होता है जी, में कोई भी हुकूमत हो, ठीक है। अच्छा इस हुकूमत ने डिलीवर तो नहीं किया, सिर्फ अपोजिशन की तो जी 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 जी। तो इस हुकूमत ने डिलीवर कुछ नहीं किया, नील बटा नील किया, इन्होंने सिर्फ अपोजिशन की है। अच्छा इस अपोजिशन में इन्होंने फौजी इदारों को खराब किया है और फौजी जनरलों को भी खराब किया है। इनका काम सिर्फ यही है, ठीक है। तो ये फेलियर हुकूमत है। अच्छा एक बात ये कि आप ये देखें कि आसिफ अली सरदारी साहब की तबीयत नासाज है, सही नहीं है। आप देखें कि ये वो टाइमिंग है कि आसिफ अली सरदारी साहब ने अपनी बीमारी को बिल्कुल साइड पे रखकर और जाकर मुलाकात करिए शहबाज शरीफ साहब से, ठीक है, और उन पे एतमाद का इजहार किया है जी, ठीक है। आप देखिए जी इजहार किया और राजी भी हो गए वो लोग जी, बिल्कुल उन्होंने एतमाद का इजहार किया है कि आप जो फैसला करेंगे वो शहबाज शरीफ साहब करेंगे। तो आप ये देखिए कि ये जो इकट्ठा तो मगर ये देखिए ये कहते हैं कि ये लोग ऐसे मौके पे हमेशा इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं उधर ही आ रहा हूँ, देखिए ये इकट्ठा खुद नहीं हुआ है, इनको इकट्ठा करवाया गया है।
अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो जो बैसाखियों पे हुकूमत खड़ी हुई है तो वो बैसाखियों वालों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने इनको इकट्ठा कराया है, इनको इकट्ठा करवाया, ये टाइमिंग है। और आपको पता है जब न्याजी गया है चाइना और ये पैगाम पहुंचा दिया गया है बाजवा साहब की तरफ, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि भाई आपके जाने के दिन करीब आ रहे हैं। तो आप ये देखिएगा कि आप MQM मौलाना फजल रहमान साहब से मिली, ठीक है, MQM जाकर काफिक से मिली। अब MQM जो मुलाकात कर रही है वो मुलाकात कर रही है नून लीग से, शहबाज शरीफ साहब से। तो आप देखिए पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। और मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि इंटरिम गवर्नमेंट बाकायदा ऐलान कर दी गई और इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनाएंगे आपके शहबाज शरीफ साहब, ठीक है। तो ये इसमें जरदारी साहब भी शामिल होंगे। और उन्होंने अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, जो जरदारी साहब ने कहा था ना कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अभी कुछ नहीं होगा, किसी को नहीं होगा, ना बुज़दार को होगा, ना यहाँ चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह को, ना किसी गवर्नमेंट को होगा। अच्छा, अभी जाएंगे सिर्फ सेंटर पे और ये करेंगे न्याजी को बिल्कुल आउट, और ये न्याजी का आउट होना लिख दिया गया है। चाहे कोई भी ताकतदार है, कोई नहीं रोक सकती। इसकी वजह ये एक साहब ने आकर कहा कि जी बहुत तरक्की करा पाकिस्तान। आप आवाम से जाकर पूछना है कि पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की है। अच्छा, फिर उन्होंने एक बात और कही है कि हमारे 40 साल में ऐसे लीडरान भी नहीं आए कि जिन्होंने इंग्लिश जाकर बोला हो। बेनजीर से ज्यादा को इंग्लिश बोल सकता था, आप बताइए, बेनजीर से ज्यादा को लीडरशिप है कोई? मैं आपको छोटी एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, मैं जब बात करता हूँ ना मोदी की, मोदी पढ़े लिखे नहीं है इंसान, देखिए मोदी में लीडरशिप है, तो फुकदान और सिर्फ लीडरशिप का है। ये न्याजी जो है ये लीडरशिप तो इसमें है ही नहीं बिल्कुल भी, ये तो है ही नहीं ना बिल्कुल। आप देखिए इसका विजन तो है ही नहीं कुछ भी, तो फेलियर बनता है। ये तो एक लाया हुआ है बैसाखियों पे। और तो यानी कि आपको लग रहा है कि बिलावल भुट्टो में दम है और वो लीडर है और वो बनेगा, उसमें है लीडर बना। देखिए सब है, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो बिलावल हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे वो आपको नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो में अभी सियासत में इतना ज्यादा कम उम्र है, अभी इतने ज्यादा नहीं है, सियासतदान नहीं है, मंझे हुए नहीं है, लेकिन फ्यूचर का वजीर है वो। अभी जो सबसे ज्यादा मेच्योर है वो मरियम नवाज है, सबसे ज्यादा मेच्योर, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और मरियम नवाज में लीडरशिप क्वालिटी है। तो अब ये कि अब इनके जाने के दिन हो गए समीरा जी, आप कुछ भी कर ले, कोई नहीं रोक सकता इनको ना। तो इन्होंने जो, तो आपको लगता है कि मियां साहब के ऊपर जो इल्जामात हैं दौलत लेके जाने की, आवाम की दौलत जो लेके गए हुए हैं, तो वो वापस करेंगे? जो उनके अरबों रुपए पे जो उनके ऊपर आयद किया गया है कि वो अरबों रुपया वापस कर दें, तो वापस करेंगे मियां साहब अपना आके? मीना जी आप मुझे बताए कुछ साबित हुआ? जी, साबित तो कुछ भी नहीं होता ना, वो तो आपको पता है हमारा मुल्क, हमारा कंट्री में हमारे क्या चल रहा है। जी, ये सारे के सारे इल्जामात हैं और इल्जामात जो है ना कोई साबित नहीं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये इल्जामात है, ये इल्जामात ऐसे ही चलते रहेंगे और हुकूमत इसी तरह अब जाने वाली है, अप्रैल तक चली जाएगी हुकूमत, फारिग हो गई। ये फारिग, और इसका ये हाल ये होगा जैसे नवाज शरीफ का स्टांस बिल्कुल वो था ना, वो जिन्होंने खिलाफ थे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अभी यही इसका हाल होगा। और इसको तो एस्टेब्लिशमेंट तो पनपने में नहीं देगी, बिल्कुल इसको आउट कर देगी वहां से। चले, अब तो आप खुश हो गए ना कि मैंने आपको पूरा टाइम दिया? खुश हैं आप? चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए पूरे कॉलर को मैं चाहती हूँ सब खुश हो, सबको टाइम देना चाहती हूँ, कॉलर को बात करना चाहती हूँ कॉलर के। जी जनाब, 30 सेकंड का मैसेज दे दे बस आप। लास्ट कॉलर इग्नोर, और हजारों ख्वाहिश रहती है, हर ख्वाहिश पे दम निकले। जी, अब तो चले जाना है, अब तो जाना है, अब तो जाना है, पहले दिन से कह रहे हैं और 3.5 साल निकाल लिया। जी, और डेट, यानी कि आप कह रहे हैं कि 1.5 साल भी से ज्यादा निकलेगा। इंटरेस्टिंग बात सुन रहे हैं कि रुक जाइए, कॉलर भी बहुत देर से आ रहे थे और उनको नहीं हेयर कर सकी मैं। जी बोलिए। जी, फैसल इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ही नो आई लव हिम। ठीक है, शहबाज शरीफ अपनी गर्दन बचाने के लिए है। शहबाज शरीफ का केस आज अदालत में लग जाए ना, तो शहबाज शरीफ को ऐसी सजा होगी, ये याद रखेगा। वो अपने दाव पे है। जरदारी साहब बिलावल को लाने के लिए वो अपने दाव में, ये एक दूसरे पे ट्रस्ट, अभी तक इनका कोई ट्रस्ट नहीं है। बातें करते हैं, अपना वक्त निकालते हैं। They do not trust each other. Believe me, ये फिर लड़ेंगे। ये एक दिन भी बाहर नहीं निकल सकते। अगर ये मार्च का ये वो हो ना, आप भी यहाँ, अल्लाह ताला आपकी भी जिंदगी रखे, हमारी भी रखे, एक दिन भी ये बाहर नहीं निकल सकते। पंजाब में वो जरदारी साहब आ गए जी, पंजाब में कितनी सीटें हैं पीपल पार्टी की, जरा मुझे बताएगा वो आके? 0%। वो जो क्वारा साहब है, नाला मूसा से लड़े, वो 14 बहन भाई है, चाचे ताए सारे मिला के, एक सीट भी नहीं जीत सके थे वो। अब और मियां साहब के लिए ब्रिज के नीचे से इतना पानी गुजर गया हुआ है जो समेटना है ना इनके नून लीग के लिए,
वो बहुत मुश्किल है। चले नो चांस पीरियड। और दूसरा, चाइना में अब कोई नहीं जाएगा कि हम वी बिलोंग टू हुक्मरान फैमिली, हमारी कमीशन दो। इमरान के ना तो कोई बेटा, ना कोई भाई है, ना कोई है, वो जाके जो कमीशन मांगे, जो सलमान शहबाज जाके हर दफा जाता था, लाओ जी हम हुक्मरान फैमिली है, हमारी कमीशन दो। तो कमीशन बंद हो गई, कमीशन वाले लोग चले गए पाकिस्तान से। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला हर कदम है ना, जो एक कदम रोज आगे बढ़ रहा है। चले अल्लाह हाफिज। आप पाकिस्तान हर कदम आगे बढ़ रहा है जी, क्या कहेंगे आप इसके आगे से? अगर कुछ नया चीज कहेंगे तो कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो 3 महीने से सुनते आ रहे थे। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे? आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो 3 महीने से सुन रहे हैं। कहूँगा समीना के इमरान खान जो है ना सही ट्रैक पे ले आया है। ठीक, आपको मैं बता दूं, सिर्फ 500 प्रोजेक्ट तो कंस्ट्रक्शन में न्यू आए हैं, नए प्रोजेक्ट 500, 100 अरब से ज्यादा तो कंस्ट्रक्शन में जो है लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। हर आने वाला दिन जो है ना 2-3 नए प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं। तो कहाँ से ये लोग ही तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री चल पड़ी। ये इतनी बड़ी चीज है कि यकीन करें कि आप आने वाले टाइम में देखेंगी कि पाकिस्तान को इमरान खान ने किस जगह पे लेके चला गया है। चले तभी तो ये मैं आपको बता दूं, बस आप ये कहना चाह रहे हैं आने वाले दिनों में देखेंगे इमरान खान पाकिस्तान को कहाँ लेके चला गया? बेहतरीन तरफ जा रहा है पाकिस्तान, तरक्की कर। शान में कसीदे पड़े जा रहे हैं कि ये कर देगा जरदारी, वो कर देगा। भाई पहले अपना सिंध तो बचा लो। वहां पे अभी फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं तो ये तो सीटें ही कम होंगी इनकी पहले से काफी ज्यादा। 2/3 मेजॉरिटी मिल रही है इमरान खान को, इसमें कोई शक व शुबे कोई उसमें ना रहे। 2/3 मेजॉरिटी आएगी नेक्स्ट इलेक्शन में, चले आपको बता दूं अभी से। ठीक है, चले आगे आपका मैसेज। है ही नहीं कोई लीडर। चले, हाँ आप सही कह रहे हैं, कोई लीडर नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, आगे मैसेज। जी जनाब जी। उनका कहने का मकसद है कि पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं है इमरान खान के सिवा। इमरान खान बिल्कुल सही सिमत में जा रहे हैं। अब आप इससे आगे बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे। जी भाई साहब कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इमरान खान पाकिस्तान को कहाँ लेके जाएगा। जी हमें तो अभी पता चल गया, कौम को भी पता। वो कह रहे हैं बहुत सारे इन्वेस्टर आ गए जो अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यकीनन वो इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा है। जी बात यह है कि नवाज शरीफ के दौर में इससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुई और मोटरवेज बने हुए, बात छोड़ दें। बात यह है कि जब हम चाइना गए 3.5 साल के बाद अपनी हुकूमत की, तो हमें वहां जाके ये बताना चाहिए था कि जनाब देखें सी पैक में हमने ये तीर मार दिया। अभी तो आपने सुना नहीं, एक कॉलर ने बताया कि चाइना गए तो बहुत सारी चीजों को पे एग्रीमेंट साइन किया गया है और बहुत सारी चीजें नए एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं ना जी। तो सी पैक के हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये 3.5 साल से वजीर आजम है। अब जब ये चाइना के दौरे पे गए थे तो ये तो प्राउड होके जाना चाहिए था इनको और ये बताना चाहिए था कि जनाब हमने ये सारे प्रोजेक्ट जो है ये हमने मुकम्मल कर लिए, ये मुकम्मल होने के करीब है और ये हमारा प्रोग्रेस है। अब ये है कि लोग ये भूल जाते हैं कि इन्हीं के दौर में मिस्टर आसिम बाजवा, पापा जॉन्स, वो सी पैक के अथॉरिटी के चेयरमैन थे और वो करप्शन के इल्जाम में बरतरफ कर दिए गए या उनसे इस्तीफा ले लिया गया। इसके बाद वो भाग गया मुल्क से। ठीक है, अब जब आप ये सी पैक पे इस तरह की चीजें होंगी तो क्या आपसे चाइना खुश होगा? आप मुझे बता दें सी पैक पे 3.5 साल से क्या प्रोग्रेस है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। मैं पूछ के बताती हूँ आपको। जी आप ऐसे आदमी को उसका सराबरा बना दिया जो कि सबसे बड़ा तरफ निकला और आपने उससे कोई पूछगिछ भी नहीं करी, आपने उसका कोई इजलास भी मुनक्कद नहीं करा, उसकी प्रोग्रेस के बारे में पता नहीं चला। जब 3 साल बाद आपको पता चला कि एक आदमी ने तो काम ही नहीं करा उसके ऊपर, उसने ऐसी ज्यादा करप्शन करी तो आपने उसको बरतरफ कर दिया और वो फिर भाग गया। तो बात कहने की ये है कि आप 3.5 साल से सो रहे थे क्या? आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। सी पैक रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की जी। एक आदमी को जिसको आपने अथॉरिटी दी तो आपने उससे पूछा क्यों नहीं? अब जब आप 3.5 साल बाद चाइना गए तो मैं तो आपसे सवाल करूंगा कि भाई आपने अपने तरफ क्या करा? कुछ भी नहीं करा आपने। एक आदमी को बनाया हुआ आपका चोर निकला। तो ये जो दूसरे को चोर कहते हैं, सबसे बड़ा चोर थे इनकी पार्टी में, ये आसिम बाजवा जो भागा है, पापा जॉन्स। तो बात ये है कि लोग भूलते नहीं है। आप लफाजी जितनी भी कर ले, उस लफाजी से कुछ होने वाला नहीं है। चले असल होता है कारकर्दगी करके दिखाना। सही, बहुत शुक्रिया। जी 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 हेलो जी 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 अभी बताया गया कि 500 प्रोजेक्ट बन चुके हैं, 3-4 रोजाना आ रहे हैं। ये तो बहुत कम बताया, मैंने फेसबुक पे चेक किया तो वो तो इससे 10 गुना ज्यादा है। बात ये है कि टैक्स पेयर के पैसा से
वापस आने के बाद वफाकी वज़रा के लटके मुंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके साथ बीती हुई दर्दनाक बिता बता रही थी कि चाइना के साथ मामला साफ अच्छा नहीं है। पीपल्स डेली ऑफ चाइना की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर छपने वाली खबरों से बखूबी अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तान की कितनी इज्जत अफजाई हुई है वहां पे। सी पैक के बारे में इस खबर में कोई तज़किरा नहीं है। सी पैक को फ्रीजर में डालने वाली हुकूमत के वजीर खारजा कहती हैं कि सी पैक पर खैर हासिल बहस हुई है, जबकि इस चीनी अखबार की वेबसाइट कहती है कि सी पैक पर कोई बात नहीं हुई है। देखें, कौमी तरक्की का राज ये होता है कि मजहब चाहे कुछ हो, माशरे कैसे हो, इक़्तिदार कुछ हो, मिनहासुल कौम झूठ नहीं बोलते, लेकिन ये पूरे का पूरा टोला जो है दिन रात झूठ बोलता है और इस डिटाई से बोलता है कि नेशनल अपने इंटरनेशनल अफेयर के ऊपर भी झूठ बोलता है। अब ये है कि एक दिन पहले जो है अपना इसी वेबसाइट के ऊपर ये सदर शी के साथ मुलाकात जो हुई थी उसके ऊपर अपना उसका तज़किरा था, वो 13वें नंबर के ऊपर तज़किरा था और सिर्फ 10 लाइनों में लिखा हुआ था। उस लाइनों में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट के बारे में या माली मुराद या कर्जा के बारे में कोई वाक़या नहीं हुआ। एक चीनी अखबार ने तज़किरा किया कि ये चीनी पाकिस्तानी वफद जो आया है ये अपने दिमाग में सिर्फ माली इमदाद का तस्वर लेके आया है। इसके बाद जो है आप इनकी अंदाजा लगा लें कि इनके साथ क्या सलूक हुआ है। चीन के साथ तल्कात में सदमोरी से साफ नजर आ रहा है कि दाल में कुछ काला है, यहाँ सारी दाल निकाली है। इमरान खान अपने लाओ लश्कर समेत रवाना हुए तो वजीर खजाना शौकत तरीन ने चीन से मदद मांगने का ऐलान किया था। कहीं 3 अरब डॉलर के कर्जे की बात हो रही थी, कहीं 10 से 15 अरब डॉलरों के समझौतों की बात हो रही थी, और वापस आकर वजीर खारजा और वजीर इत्तलात सिर्फ ये बता रहे हैं वो चीन से खैर तगाली का पैगाम लेकर आए हैं। तो इनसे इनके झूठों का अपना जो है झूठ बोलने के अंदाजा लगा लेते हैं। जी जी जनाब। जी जी सबसे पहले मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे पता है आपका वक्त काफी हद तक नहीं, अभी तो बस मेरे पास टाइम ही खत्म हो रहा है, सिर्फ 5 मिनट है मेरे प्रोग्राम खत्म करने में, तो आप बात कर सकते हैं जल्दी से। जी बस मैं 2 मिनट लूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि झूठा कहने वालों से सिर्फ और सिर्फ एक बात का जवाब दिया है कि मेरी तो पाकिस्तान इंग्लैंड मैंने ये आप ये देखिए, उन्होंने कहा कि सी पैक पे क्या काम किया गया, वज़ीर आज़म इमरान खान जो गए थे तो वो सवाल आपसे पूछा गया। जी उसी तरफ मैं आ रहा हूँ, लेकिन देखिए जब मुझे झूठा कहा जाएगा तो मैं ये तो कहूंगा ना, एक उस झूठ का जवाब लेकर आ जाए कि मेरे लंदन में तो क्या 7 नस्लें भी इनकी चली जाए ना तो इस बात का जवाब भी लेकर आ सकती, पूरी दुनिया गवाह है, सिर्फ मैं नहीं हूँ, पूरी दुनिया इस बात की गवाह है। रहा सी पैक का, तो सी पैक के ऊपर आसिम बाजवा साहब के दौर के अंदर जो तरक्की पाकिस्तान की सी पैक के ऊपर हुई है पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुई। आप ये देखिए 65 आर्मी के नौजवानों ने शहादत दी है उसकी हिफाजत के लिए, जिसमें 32 चाइनीज के सिटीजन उसमें मारे गए, जिसमें 7 इंजीनियर थे। इन लोगों की अकलें कहाँ चढ़ गई हैं? सिर्फ और सिर्फ पैसे की लूट खसोट में आता है कि किसी तरह इमरान को गिराओ, मियां आमिरुल मोमिनीन को लेकर आओ ताकि मेरे सबके नाम दफ्ते चल जाए, शुरू हो जाए। जी 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 जी। सी पैक के ऊपर अभी इस वक्त मौजूदा जो वक्त गया इमरान खान साहब का, उसके ऊपर बात हुई है जाकर के, उसकी अगले स्टेप के अंदर जाने के लिए सारे मामला तय किए गए। ऑयल रिफाइनरी लग रही है जहां पे पाकिस्तान, अगर ये पाकिस्तान का सी पैक को जिसको के पूरी दुनिया की नजरों में खटक रही है, आप पूरा देखे उठा करके पूरी दुनिया इसके ऊपर जो पाकिस्तान के दोस्त नहीं है वो तमाम के तमाम कंकर फेंक रहे हैं, उसमें हमारे पाकिस्तानी। तो अभी अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत के बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ आना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे आप? हुकूमत तो के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं हमारे साथ आना, और बल्कि ये भी अपोजिशन ने कहा है कि जी वो चाहते हैं कि हमें टिकट दे दो, जब हमें टिकट दे दो तो वो आने के लिए तैयार है, मगर हम उन लोगों को टिकट नहीं देंगे। हमने साफ मना किया है कि हम उन लोगों को टिकट देंगे जो उन्होंने हमारा मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, तो हमने इनकार कर दिया उनको। अगर आज हम उनका हाँ करते हैं तो हुकूमत का एक दिन 24 घंटे भी नहीं लगेंगे तो गिर जाएगी। क्या कहेंगे इस सिलसिले में आप? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये वही लोग हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर, जब इनके साथ थे शाह महमूद कुरैशी को ले लें, चाहे और वज़ीरों को ले लें जो कि नून लीग में थे उस वक्त। जी 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 जी। अमीरुल मोमिनीन के नायब थे, आज वो पीटीआई में चले गए तो वो चोर उचक्के हो गए। हुकूमत देखिए, आप इस मेथड को समझें कि हुकूमत नहीं बन सकती जब तक आपके साथ वोट्स ना हो, आपके साथ सीटें ना हो। और सीटें किन की है? ये उन्हीं इलाकों की है जिस इलाके के कोई चौधरी साहब हैं, उन्होंने गांव के ऊपर जुल्म ढा रखे हुए, किसानों के ऊपर जुल्म ढाए हुए। अगर वो वोट नहीं देगा किसानों को तो गोली मार देंगे। सिंध के अंदर उन्होंने इंटरनल जेलें बना रखी है,
उन वडेराशाहियों को, वो गरीब लोग उसको वोट नहीं देंगे तो वो उसको गोली मार देंगे, उसके बच्चे को कैद कर लेंगे। तो जीत के तो इन्होंने ही आना है। कल को मियां साहब की हुकूमत बनाए या वो जरदारी का जो वो है बेनाम बेटा वो अगर हुकूमत बनाए तो आना इन्हीं लोगों ने। ये मत भूले कि इन लोगों के अलावा किसी और के साथ मिलके ये कोई कहीं और से लोगों को लाके हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत जब भी बनेगी यही चेहरे नजर आएंगे, यही शेख रशीद नजर आएंगे, यही। यानी कि आप कह रहे हैं कि सारे जो हैं कारकुन यही होंगे खड़े हुए दूसरी नई हुकूमत जो बनेगी, चाहे कोई शक नहीं है। जब ये इनके साथ होंगे तो ये नायब अमीरुल मोमिनीन होंगे, और जब ये पीटीआई में होंगे तो ये करप्ट होंगे, जब ये पीपल्स पार्टी में होंगे तो ये लानती होंगे। यानी कि तो फिर अपोजिशन का दावा सही हो रहा है कि इनके सारे कारकुन जो है वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, टिकट मांग रहे हैं। अगर टिकट हमने दे दिया तो आज हुकूमत 24 घंटे के अंदर गिर जाएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप देखिए, क़यादत अगर आपकी सही हो, प्यादे आपके कितने भी करप्ट हो तो आप मुल्क को सही सिमत के ऊपर लेके जा सकते हैं। इस वक्त आपकी क़यादत सही है। मैं कभी भी इनके हवारियों को कभी भी डिफेंस नहीं करता। मैं आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं उनको डिफेंस या उनकी कोई ठीक है। हाँ सही कह रहे हैं। मैं जरा बहुत सारे कॉलर आ गए, एक सेकंड का मैसेज। जी क़यादत आपकी सही है। बिल्कुल चले बहुत शुक्रिया। जी जनाब, जी बोले। 30 सेकंड से भी कम का मैसेज है, टाइम नहीं है बिल्कुल। जी हेलो। हाँ बोले। मैसेज है ये जो अभी आपके आखिरी कॉलर थे, ये कह रहे थे कि 7 पूछते भी जवाब भी दे सकती मरियम का। तो भाई ये तो इमरान खान का काम था ना। मरियम ने तो कोई झूठ नहीं बोला। इमरान खान साबित कर देंगे ये झूठ है। सही। तो इमरान खान से सवाल करे। एक दूसरी बात सिस्टर, उन्होंने कहा सीपैक के बारे में, ये तो मेरे ख्याल में ये जो आपके कॉलर है शायद ये वही शौक रखते हैं जो इमरान खान रखता है कि ये अपने होशोवाज में नहीं है। कह रहे हैं कि जी 32 चाइनीज मर गए, 65 सोल्जर मर गए। ये कारकर्दगी ही बता रहे हैं कि सीपैक पे इतनी अच्छी कारकर्दगी हुई है। आप अंदाजा लगाइए इनकी सोच का कि इतने आदमी मर गए और ये कह रहे हैं बहुत पाकिस्तान में इतनी तरक्की नहीं हुई जो अभी हुई है सीपैक में। क्या तरक्की हुई है कि जी 65 फौजी मर गए, 32 चाइनीज मर गए। ये तरक्की है। वाह जी वाह, थैंक यू। जी दे जल्दी से। जी सर, मेरा ये देखिए, किसी के बेटे को बेनाम बेटा कहना आप अंदाजा कर रहे हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है कि यानी कि ये आपके जहन को जाहिर करते हैं, आपके जहन की पर्सपेक्टिव को जाहिर करती है। बात सिर्फ ज़मीना जी ये है कि आप इस हुकूमत का जाना ठहर चुका है, ये हकीकत है। और आप कुछ भी कहें, बड़े बड़े आकर छोड़ें कि उसने एक साल में इतनी बड़ी छोड़ दी कि $100 बिलियन। अरे $100 बिलियन पाकिस्तान आगे 10 साल भी रहे, $100 बिलियन नहीं रह सकता है। चले छोटा सा मैसेज दे दें, कल याद करके रखें, कल आके आपका ओपिनियन होंगी। टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। जी कंगले बातें करते 100 बिलियन की। चले लिख के रखें कल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टाइम खत्म हो गया जी, बहुत टाइम नहीं है बिल्कुल भी। 1 सेकंड का खुदाफिज कह दे बस से। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। कुछ भी नहीं चाहिए जी। करने की बात कल नहीं की थी। चले ठीक है, कल आके आप तफसील से बताइएगा इंशाल्लाह। आप किसी को भी नहीं ले रही मैं नंबर। जी हेलो जी, टाइम खत्म हो गया, इतनी देर में आपने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वाकई कहते जी कामयाब हो गया दौरा जी, लेकिन इसमें पाकिस्तानी हम लोगों ने जो है ना, हमने प्रपोजल दी है, हमारी मीटिंग हुई है। ठीक, आगे से उनने कहा जी सुने, कल आइएगा, मैं आपसे पूरी तफसील लूंगी। कल आपने इतनी देर से क्यों ज्वाइन किया। अब ज्यादा यही कहूंगी, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खुश है। आजकल काम ज्यादा हुआ है क्योंकि मैं इंडियन कंपनी में काम करता हूँ तो वहां से मेरा हुआ है। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर भी आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। आई एम रियली अप्रिशिएट। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी ने इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।